हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, पूरे साल का करंट अफेयर सारा पीवाईक्यू बेस में डाल दिया है हमने। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि मेरी बॉडी को क्या कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है। अब मेरी बात समझो, तो इसमें क्या लिखा हुआ है पहले अपन देखेंगे। क्या तो विटामिन आप थोड़ी ना किलो में लेते हो या फिर ग्राम में लेते हो। अब एग्जाम में आपसे कितने तरह के क्वेश्चन पूछता है बता देता हूं मैं आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। एग्जाम में याद करने का तरीका क्या है, ए डी ई के फैट सोल्यूबल है। अगर विटामिन ई कम हो गया, विटामिन की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये चीज एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन सी से आपके स्किन के लिए, विटामिन ए आंख के लिए, विटामिन डी बोन के लिए, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और विटामिन बी है आपके आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल। लिपिड एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसके सारे हार्मोन्स इसमें आ जाएंगे। कार्बन के पास होते हैं भाई साहब 4 बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैट्स में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना एग्जाम। एक होता है मूफा, एक होता है पूफा। ये एनर्जी नहीं स्टोर करते, इनका काम क्या है, हमारे बॉडी में हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। तो इसका काम 2-3 है। अब ब्लड की स्टोरी समझनी है हमको बड़े आराम से। ब्लड 3 तरह के हमारे बॉडी में है, एक है आरबीसी, एक है व्हाइट ब्लड सेल, एक है प्लेटलेट है। ये रखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में दिमाग रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट की जो इम्यूनिटी होता है वो बी सेल टी सेल की वजह से होता है। पहला जो आपको एकदम जानना है दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ट्यूबरकुलोसिस वायरल है कि बैक्टीरियल, आप आंख बंद करके बोलोगे कि बैक्टीरियल है। माइक्रोबैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया से कॉज होता है। एक बात ध्यान रखोगे, A+B का वैक्सीन है, सी का वैक्सीन नहीं है। HIV सीवियर हो गया तो एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ ब्लड क्लॉट कब होगा, जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट ज्यादा हो जाएंगे। बायोसिमिलर आर द ड्रग्स। इसको एक बार पढ़ोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ओके एवरीवन, हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन से आते हैं हर साल, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। और इसको कर लो स्टैटिक और करंट दोनों करवाया मैंने, मतलब इससे बाहर मुश्किल ये कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरे साल का करंट अफेयर प्लस सारे करंट अफेयर प्लस सारे स्टैटिक मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया है। ठीक है, इससे बाहर बड़े बड़े कम प्रोबेबिलिटी के सवाल है, सारा पीवाईक्यू बेस में डाल दिया है हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करूँ हेल्थ क्या होता है, इट्स अ बेसिक डेफिनेशन WHO ने दी, ये हमारे किसी काम का नहीं है। जब आप पढ़ लेना दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। नथिंग वेरी मच थिंग। अब न्यूट्रिशन पे आते हैं। न्यूट्रिशन इज समथिंग, दे आर सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। अब मुझे बताओ कि मेरी बॉडी को क्या कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, यस। क्या प्रोटीन की है, यस। क्या विटामिन की है, यस। क्या मिनरल्स की है, यस। दीज आर द न्यूट्रिएंट व्हिच माय बॉडी विल रिक्वायर एट सम पॉइंट टू फंक्शन इट। मेरी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन है ना भाई, आई विल रिक्वायर ऑल दीस थिंग्स। अब मेरी बात समझो, मैं बोल रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है एक टर्म मैक्रो एंड लिखा हुआ है माइक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, और माइक्रो का मतलब छोटा। तो मुझे बताओ कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, लिपिड मतलब फैट बोल लो इसको, एक ही बात है, एक बात तो नहीं है, मतलब फिर भी समझ लो मोटा मोटी। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी भी चीज को खाते हो, पीछे पलट के देखना, उसमें लिखते हैं प्रोटीन। लोग जिम करने वाले लोग प्रोटीन खाते हैं, अंडा लेते हैं, ठीक है, पनीर खाते हैं, क्यों, प्रोटीन मिले। अब मुझे क्या बताओ, क्या प्रोटीन हम मिलीग्राम में लेते हैं, नहीं। अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास एक मेडिसिन है, एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। मान लो कि ये मेडिसिन है। इस मेडिसिन को तुम अगर उठाकर देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 40 मिलीग्राम, राइट। मिलीग्राम में लिखा हुआ है, लेकिन आप प्रोटीन कितना लेते हो, ग्राम में लेते हो। 100 ग्राम, 50 ग्राम पनीर लेते हो या 50 ग्राम प्रोटीन लेते हो, तो ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो। तो ज्यादा अमाउंट में जो रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। और जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्लियर यहाँ तक बात, ओके। अब यहाँ पे देख लो क्या होता है। मैं अगर आपसे बोलूं, क्या हर किसी का अपना फंक्शन है, पहले अपन देखेंगे। क्या देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। फिर आएगा आपके इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो बड़ा वाला और माइक्रो मतलब छोटा वाला। देखो बड़ा छोटा का मतलब साइज से नहीं है, बड़ा छोटा कि हमारी बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैक्रो, कम रिक्वायरमेंट है उस चीज का तो माइक्रो। तो विटामिन आप थोड़ी ना किलो में लेते हो या फिर ग्राम में लेते हो, विटामिन तो बहुत कम चाहिए होता है यार। तो विटामिन देखो आपके बॉडी में क्या क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, सी, पी, ए, डी, ई, के। अब एग्जाम में आपसे कितने तरह के क्वेश्चन पूछता है बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। मतलब क्या, फैट का एक प्रॉपर्टी होता है कि फैट अपने अंदर विटामिन को डिसॉल्व कर लेता है, सोल्यूबल हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। तो मतलब क्या कि ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर में डिसॉल्व हो जाएंगे उनको बोलेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। और ऐसे विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल हो, क्या बोलेंगे उसको, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, अब मुझे क्या बताओ, अगर कोई चीज वाटर में सोल्यूबल है तो क्या आपकी बॉडी से वो निकलेगी भी, यस, क्योंकि एक्सक्रीटा जब आप यूरिनेशन के थ्रू उसको बाहर निकालोगे, दिस कैन बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। बट फैट वाले क्या होता है, आपकी बॉडी में रह जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट को बॉडी में स्टोर करता है। दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फैट, टू स्टोर द विटामिन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, ध्यान समझना मेरी बात। पहली चीज एग्जाम में याद करने का तरीका क्या है, अगर पूछ लेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैट सोल्यूबल, तो ऐसे याद करोगे, ए डी ई के। कैसे याद करोगे, एडेक। आप मान लो कि फैट है, किसी को मान लो कि किसी ने वेट गेन कर लिया, उसको हेडेक नहीं हो जाएगा, भाई मेरा वेट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको हेडेक हो जाएगा। हेडेक से स्टाइम करता है एडेक। तो फैट फैट से हेडेक होगा, मतलब कि एडेक। अब एडेक का मतलब है कि अगर बोल दे फैट सोल्यूबल कौन सा है, ए डी ई के फैट सोल्यूबल है। और इसके अलावा जितने भी हो जाएंगे सारे वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे। तो बोलते हैं बी है, सी है, पी है, जितने भी है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, फैट से हेडेक, हेडेक में एडेक, एडेक में एडीई के। याद हो गया। अब आपको इतनी बात याद कर ली, अब और क्या रखना है समझ ध्यान से। विटामिन ए के फंक्शन, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विटामिन ए का फंक्शन क्या है, तो बोलोगे स्किन और आईज के लिए सबसे बड़ा फंक्शन, तो आई के लिए। तो अगर आपके पास, अगर विटामिन ए आपके आईज का फंक्शन को स्टोर कर रहा है, अगर विटामिन ई कम हो गया, डिफिशियंसी हो गई, तो कौन सी बीमारी होगी,
डेफिशिएंसी से आपको होगा नाइट ब्लाइंडनेस, जो रतौंधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रात में आपको दिखता नहीं है। ये कब होगा? जब आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी। ये याद कर लोगे? विटामिन की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए एक आपको ध्यान रखना है, नाइट ब्लाइंडनेस वाला। ठीक है? इंपॉर्टेंट। आगे बात करें, डी की कमी हो गई, तो आपकी बॉडी में कौन सी डिज़ीज़ होगी? आपकी बॉडी में डिज़ीज़ होगी रिकेट की। रिकेट इज़ अ बोन का डिज़ीज़, ठीक है? रिकेट इज़ व्हाट अ डिज़ीज़? इट्स अ बोन का डिज़ीज़, हड्डी का डिज़ीज़ है। और क्यों हड्डी का डिज़ीज़ हो रहा है? क्योंकि हम अगर विटामिन डी अच्छे से लेते हैं, हमारे बोन स्ट्रॉन्ग होंगे, और नहीं लेंगे तो बोन कमज़ोर हो जाएँगे, बोन में डिज़ीज़ हो जाएगी। एंड दैट डिज़ीज़ ऑफ बोन इज़ कॉल्ड एज़ रिकेट। याद कर लिया? तो विटामिन ए से हो रहा है तुम्हारा नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन नहीं है तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और विटामिन ई इज़ जस्ट नथिंग बट एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? तो योर बॉडी रिक्वायर्स देम टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, ठीक है? दैट इज़ नॉट, तो समझना कि विटामिन ई इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, कोई खास बीमारी इससे इसके लैक से नहीं होती है। अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन का काम है आपकी बॉडी में ब्लड को क्लॉट कराना। तो याद कर लोगे, सबका फंक्शन याद करोगे, और इन दोनों का अगर नहीं है तो डेफिशिएंसी से क्या डिज़ीज़ होगी। फंक्शन आइज़ के लिए है, इसका डी का फंक्शन बोन के लिए है, और ई का फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट है, और के का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में। याद हो गया? अब आते हैं वाटर सॉल्युबल। आपको टी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो इसको, ठीक है? टी याद करो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्कर्वी पीवाईक्यू में आ चुका है। स्कर्वी, विटामिन सी अगर बॉडी में कमी हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन सी इज़ बेसिकली फॉर योर स्किन, क्या ठीक है? किसी की स्किन में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर बोलता है विटामिन सी, लिम्सी नाम की टैबलेट आती है। ये लिम्सी नाम की टैबलेट आप खाओ, इससे विटामिन सी होता है, एंड दैट विल हेल्प योर स्किन टू ग्लो, और अच्छा खासा स्किन रहेगा। विटामिन सी से आपकी स्किन के लिए है। विटामिन ए आँख के लिए, विटामिन डी बोन के लिए, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए, विटामिन सी आपके स्किन के लिए, और विटामिन बी है आपके आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल। आपकी बॉडी में अगर रेड ब्लड सेल कम हो गए, तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा? कौन सी बीमारी हो जाएगी? अनीमिया हो जाएगा। इसलिए जब किसी को अनीमिया होता है, तो उसको बी12 दिया जाता है। इसको मिथाइल कोबालामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल कोबालामिन। और ये कोबालामिन का मतलब क्या है? कोबालामिन इज़ नथिंग बट विटामिन बी का ही नाम है, साइंटिफिक नाम है कोबालामिन। अब एग्ज़ाम में घूमते-फिरते पूछ लिया, ध्यान रखना है, ठीक है? कोबालामिन विटामिन बी को बोलते हैं, इसकी कमी से हमारी बॉडी में एनीमिया होगा, और एनीमिया होगा तो आपको दवाई दी जाएगी, मतलब कि सप्लीमेंट दिया जाएगा। आपकी बॉडी में कमी हो गई है, एक्स्ट्रा बी ऐड करेंगे, बी विटामिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सप्लीमेंट के थ्रू। उस सप्लीमेंट में जो केमिकल होगा उसका नाम होगा मिथाइल कोबालामिन। इट इज़ नथिंग बट कोबालामिन जो आर्टिफिशियली बनाते हैं, उसका नाम है, मेडिसिन के पर्पज़ में मिथाइल कोबालामिन, साइंटिफिक नाम है उसका, बस खत्म। चलो, विटामिन सी इज़ एंटीऑक्सीडेंट भी है, और आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी बनाता है। इम्यूनिटी कम हो गई तो विटामिन सी खाओ, कहते भी हैं, सर्दी-वर्दी हो तो विटामिन सी गोली दे देते हैं। आपकी बॉडी में स्किन का इश्यू है तो करो। अब स्कर्वी हो जाएगा, स्कर्वी में 2-3 चीज़ें होती हैं। स्कर्वी में आपका आपका ना वुंड हील ही नहीं होगा। आपके स्किन में बड़े अजीब तरह का स्किन हो जाएगा आपका, ठीक है? इससे स्किन का डिज़ीज़, इट्स आल्सो अ इम्यूनिटी वाला डिज़ीज़ भी, ठीक है? आपको सिर्फ रटना आप क्या-क्या है, विटामिन बी नहीं है तो अनीमिया हो जाएगा, विटामिन सी नहीं है तो स्कर्वी हो जाएगा, देखो। सी कॉमन है, स्कर्वी याद कर लेना। ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है? डी से राइकेट हो जाएगा, और ई का कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। 3 डिज़ीज़ याद करें, नाइट ब्लाइंडनेस, ए की कमी से राइकेट, डी की कमी से स्कर्वी, सी की कमी से एनीमिया, बी की कमी से, ठीक है? दैट इज़ ऑल अबाउट योर विटामिन्स। अब आते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, ठीक है? इसको समझो। कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट इज़ नथिंग बट आप एनर्जी स्टोरेज होती है उसमें। आपकी बॉडी में एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट है। चावल खाओगे एनर्जी ज़्यादा फ़ील होगा, क्यों? क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपकी बॉडी में क्या बोलते हैं कि कमज़ोरी लगती है, ग्लूकोज़ पियो, ग्लूकॉन डी पियो, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फर्दर जाके ग्लूकोज़ में टूट जाता है आपकी बॉडी में, और ग्लूकोज़ ही अल्टीमेटली आपके सेल में जाके एनर्जी, मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि ग्लूकोज़ चाहिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में रेस्पिरेशन करने के लिए, और ग्लूकोज़ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एंड दे मेक एटीपी व्हिच शोज़ द एनर्जी। याद करो, जिसने नहीं देखा है वीडियो, पहली बार देख रहे हो, गो एंड वॉच द बायोटेक एंड योर वो वाला वीडियो, अ, बायोटेक वाला वीडियो, ठीक है? चलो, अब आते हैं फैट्स के ऊपर। देखो, फैट में 2 चीज़ें, लिपिड एंड फैट, इसको मैं आगे पढ़ाऊँगा। ध्यान रखना, लिपिड और फैट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं है। फैट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लिपिड, आगे पढ़ाऊँगा इसके बारे में, ठीक है? ध्यान देना, लिपिड का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में एनर्जी देना, एनर्जी को स्टोर करना। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट विल बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इंटेक करोगे, आपके बॉडी में रेस्पिरेशन होगा, और एनर्जी बन जाएगी एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी कंज़्यूम करे, अच्छी बात है, नहीं कंज़्यूम कर पाए, तो एक्सेस एनर्जी बची हुई है, वो आपके बॉडी में फैट एनर्जी को स्टोर कर लेगा। तो जब-जब ज़रूरत होगी आपको, वो फैट एनर्जी तोड़-तोड़ के आपको देता रहेगा। और जब मान लिया आप वर्कआउट नहीं, चुपचाप बैठे हुए ऐसे करके, तो आपकी बॉडी में वो क्या करेगा, बॉडी में फैट जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, और आप अल्टीमेटली वेट गेन कर लोगे। ये पूरा फिनोमेना है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का काम होता है आपकी बॉडी में एनर्जी का सोर्स देना, ठीक है? तो ये क्या एनर्जी का सोर्स है, और लिपिड्स फैट क्या करते हैं, दे आर द स्टोरेज ऑफ, अब यही जो एनर्जी है ना, इसी को ये क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। दे आर द स्टोरेज ऑफ, समझ लो कि स्टोरेज ब्लॉक जैसा है। अब प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन मान लो कि जो जिम जाते हैं, जैसे अपन तो जाते नहीं हैं, हमारे पास तो बॉडी-वॉडी भी नहीं है। लेकिन जो लोग जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, उनको प्रोटीन लेना होता है, क्यों? क्योंकि जाएँगे तो बॉडी-वॉडी बनेगी। बॉडी में मसल्स गेन करेंगे वो, तो ये प्रोटीन काम करता है मसल गेन कराने का, टिश्यू बिल्डिंग करने का, ठीक है? दैट्स व्हाट इट डज़। अब प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अब प्रोटीन मैंने आपको सिखाया था, आप याद करो बायोटेक्नोलॉजी में, कि सबसे पहले क्या होता है, आपका डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर में, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, फिर यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर आरएनए इन्फॉर्मेशन को लेके आगे बढ़ता है, आरएनए फिर ट्रांसलेशन करता है, एक मैसेंजर आरएनए होता है, बताया था सब कुछ, नहीं याद आ रहा, अगर यही नहीं देख पा रहे हो, वॉच द बायोटेक का वीडियो प्लीज़, ठीक है?
इसके जस्ट पहले वाला वीडियो वही होगा। ये आपका ट्रांसलेशन करेगा और फिर बाहर आपका क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनाएगा और अमीनो एसिड मिलके क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो बहुत सारा अमीनो एसिड मिलके, मान लो ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके क्या बनाएंगे, दिस विल मेक द प्रोटीन। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन देख लिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट देख लिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फैट की स्टोरी। ध्यान समझना मेरी बात। मैं जो लिख रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना। मैं बोलता हूँ कि ये मेरा लिपिड है। क्या है? दिस इज़ माय लिपिड एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको एक ब्लैक कलर से ग्रीन से बना रहा हूँ, दिस इज़ माय फैट। ठीक है? एंड दिस इज़ माय कोलेस्ट्रॉल। मैं ऐसे बनाता हूँ एक मिनट। वेन डायग्राम है और कुछ नहीं है यार। तो मान लो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड, फैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ लिपिड। ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ऑल फैट आर लिपिड? यस, बट ऑल लिपिड आर नॉट फैट। कैसे? लिपिड का ये वाला पार्ट तो फैट नहीं है। इतनी बात समझ में आई? सेकंड क्वेश्चन बोल देगा कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ फैट। नहीं, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड। तो लिपिड एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर में फैट भी आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। आपके फिर आपके वो सारे जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो सारे हार्मोन्स इसमें आ जाएंगे। दीज थिंग्स, स्टेरॉइड स्टेरॉइड जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड, सारे स्टेरॉइड इसके अंदर में आ जाएगा। तो लिपिड एक ब्रॉडर चीज है विच विल कंटेन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, ऑल फैट्स आर लिपिड, सारे फैट, ऑल फैट्स आर लिपिड, ठीक है, बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट। ध्यान रखोगे इस चीज को एग्जाम्पल में। अच्छा, दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे कि तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल तो फैट नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड बट नॉट अ फैट। कोलेस्ट्रॉल क्या है? इज अ फैट? नो, इज नॉट अ फैट बट इज इक्वल टू अ लिपिड। इट्स अ लिपिड। यहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, बन जाएगा तो फिर हम लोग मुंह बना के बैठेंगे। इसको कर लोगे तो एग्जाम में मजा आ जाएगा आपको। चलो अब आते हैं फैट के ऊपर। तो फैट में ना तीन तरह के फैट मेरे पास होते हैं। ये ट्रांस फैट 3 साल से न्यूज में है। ठीक है, मैं समझाता हूँ ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट। थोड़ी सी केमिस्ट्री समझाता हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा टाइम आपका। कार्बन के पास होते हैं भाई साहब 4 बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। ठीक है, ओके, इसके पास वैलेंसी 4 होती है इसकी। अब मान लो कार्बन ने एक कार्बन का डबल बॉन्ड बना लिया, तो बचा कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड बचा है। 2 बॉन्ड और बचा है, क्योंकि बना तो 4 ही सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस केस में मान लो कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 1 एंड 2। बट मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने लग सकते हैं? 1 2 3 एंड 4। जब मान लो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के बैठा है, ईच कार्बन विल हैव 4 हाइड्रोजन्स, 1 2 3। ठीक है, एंड दिस आल्सो हैव 3 हाइड्रोजन्स। मतलब क्या है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम व्हिच इज 3 इन अ व्हेन द कार्बन इज मेकिंग अ सिंगल बॉन्ड। इसी सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड। कि भाई जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होना था वो अब सैचुरेट हो गया है, इससे ज्यादा हाइड्रोजन नहीं डाल सकते हो। राइट, दैट इज व्हाई इट इज अ सैचुरेटेड काइंड ऑफ फैट। ओके, अनसैचुरेटेड में क्या है कि भाई अभी 2 ही हाइड्रोजन लगा है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन और लग सकता है, कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये हो जाता है अनसैचुरेटेड, कि सैचुरेट अभी हाइड्रोजन मेरा कार्बन नहीं हुआ है। अब देखो अनसैचुरेटेड फैट्स में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे मान लो एक चेन है, जिसको फैटी एसिड का चेन बोलते हैं। यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर लगा दिया एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा, कितने डबल बॉन्ड? 1 2 3 डबल बॉन्ड है। या तो मिनिमम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे को बोलेंगे अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड्स है। डबल बॉन्ड मतलब कि कार्बन अभी हाइड्रोजन लगने की कैपेसिटी और है, सैचुरेट नहीं हुआ है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेट हो जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया आपसे कि सैचुरेटेड फैट में कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल या डबल? तुम बोलोगे सिंगल बॉन्ड होता है, पहली चीज। सेकंड चीज, इट इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्यों? आप देखो इसका एग्जांपल है बटर, घी, चीज, ये सब क्या रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है क्या? यस, सॉलिड होता है। मतलब क्या कि अभी ये जितने भी अनसैचुरेटेड फैट्स है दे विल बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल दो होता है, एक होता है मूफा, एक होता है पूफा। मूफा फूफा क्या है? कुछ नहीं है यार, फूफा नहीं है ये, मूफा फूफा है। मतलब क्या? मूफा का मतलब है मोनो, मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होगा? मोनो का मतलब क्या होता है? 1। इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे? इसमें एक डबल बॉन्ड होगा। मतलब क्या? इसमें कार्बन के साथ एक ही डबल बॉन्ड होगा इस तरीके से। ये सिंगल डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इसके अंदर 2-2 कार्बन जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन 2-2 लगा हुआ है। हर कार्बन पे कितना? 2-2 हाइड्रोजन। समझा मेरी बात? दिस इज व्हाट इज द वन सिंगल बॉन्ड। अगर वन डबल बॉन्ड है, सॉरी, तो बोलेंगे मूफा। मोनो है, मोनो मतलब 1। और डबल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा हो गया, मान लो कि कितने डबल बॉन्ड हो गए? 2 हो गए यहाँ पे, 2 हो गए, एक से ज्यादा 3 भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा। ग्रेटर देन 2 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? पॉली। पॉली मतलब क्या होता है? मल्टीपल। अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स है तो बोलेंगे पॉली, सिंगल है तो मोनो। मोनो वाले को मूफा बोलेंगे, पॉली वाले को पूफा बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताना मुझे? अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक या एक से ज़्यादा है, एक है तो मूफा, एक से ज़्यादा है तो पूफा। मूफा जो होता है ना, ये आपको क्या मिलता है? ये मिलता है ऑलिव ऑयल में और एवोकाडोज़ में। क्या ये वेज है आइटम? यस। लेकिन जो तुम्हारा पूफा है, पूफा जो है, इसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं, राइट? ये मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड में, फैटी फिश में मिलेगा।
ये ओमेगा 3 फैटी एसिड और फैटी फिशेस क्या होती हैं? दीज़ आर फैटी फिशेस व्हिच आर, बताओ, ये वो फैटी फिशेस हैं, जैसे मान लो कि सैमन नाम की फिश है, इस टाइप की जो जो मोटी-मोटी फिशेस होती है ना, उसके कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3 मिलता है, ये सप्लीमेंट की फॉर्म में हम लोग लेते हैं। प्लीज़ कीप वन थिंग इन माइंड कि ओमेगा 3 हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हमको इसको सप्लीमेंट के फॉर्म में, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रीबायोटिक बॉडी में बनता है कि नहीं बनता? उस तरह से पूछ लिया अगर ये चीज़ तो, ओमेगा 3 बॉडी में नहीं बनता है हमारे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओमेगा 3 इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ इट्स ओन। समझ गया? ठीक है। इसको बहुत अच्छे से रटना पड़ेगा अपने को। अब आते हैं ट्रांस फैट। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों फैटी है भाई। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ फैट। व्हाई? क्योंकि इसमें हमने किया क्या हमने किया क्या कि हमारे पास नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल था, ठीक है? उसमें थे हमारे डबल बॉन्ड थे। हमने उसको फैक्ट्री में तोड़ा और तोड़ के उसको ज़बरदस्ती सिंगल बॉन्ड वाला बनाने की कोशिश करी है, ठीक है ना? उसको ज़बरदस्ती उसमें हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश करी है। ज़बरदस्ती उसमें हाइड्रोजनेट किया उसको। तो इसमें बताओ ज़्यादा हाइड्रोजन किसमें है? सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड में? इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है ना? इसमें हाइड्रोजन कितने थे? 3 थे, तभी सैचुरेट हो गया था। इसमें कितने थे? 2 थे, राइट? इसमें ये ज़बरदस्ती उसमें हाइड्रोजन ऐड करते जाते हैं। दैट इज़ व्हाई सॉलिड बन जाता है एंड दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स सॉलिड। इसीलिए प्रोसेस्ड फूड तुम जितना भी देखोगे, जितना भी लेज़, चिप्स, कुरकुरे, सबके अंदर में ट्रांस फैट मिलता था। अब सरकार ने इसको करके बैन कर दिया है। ठीक है? समझ आई बात को? बनता कैसे? पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल सिंपली टर्न्स लिक्विड इंटो सॉलिड। जबरदस्ती सॉलिड बना दिया इसको। ये तो नेचुरली सॉलिड पे है। ये भी बुरा फैट है। लेकिन आपकी बॉडी में घी, बटर नुकसान करेगा बट उतना नहीं करेगा जितना ये एकदम बेकार है। इट्स अ वर्स्ट काइंड ऑफ फैट, ट्रांस फैट। ठीक है? समझ गए हम लोग बात? अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल की स्टोरी पे। अब अपने को तो पता है कि फैट कोलेस्ट्रॉल में क्या फ़र्क है? फैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल इज़ आल्सो टाइप ऑफ लिपिड। ठीक है? फैट का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? टू स्टोर एनर्जी। जो एनर्जी बनती है उसको स्टोर करता है फैट। ठीक है? तो फैट का फंक्शन क्या है? एनर्जी स्टोर करना, ये इसका क्या है? इज़ अ फंक्शन ऑफ फैट। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? ध्यान समझना। कोलेस्ट्रॉल क्या लिपिड है? यस, बट फैट नहीं है, पहले पढ़ा दिया मैंने। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ लिपिड बट नॉट अ फैट। ठीक है? ये एनर्जी नहीं स्टोर करते, इनका काम क्या है? हमारे बॉडी में हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। जैसे आपके बॉडी में फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, राइट? आपके टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में, ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है? इन हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। समझ आई बात? कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का रोल ध्यान रखना, एनर्जी स्टोर करना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का काम 2-3 है। पहला कि हार्मोन बनाएगा, सेकंड काम है कि आपका लिवर एक बाइल नाम का केमिकल प्रोड्यूस करता है, जूस, बाइल जूस बोलते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल के हेल्प से ही बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल होता है तो आपका लिवर उसको बाइल जूस निकालता है और खाना पचता है, इसको एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है? दैट इज़ व्हाट द फंक्शन ऑफ इट। एक कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कंप्लीटली एग्ज़ाम में बोल देंगे इट्स कंप्लीटली बैड, नो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा है, एक बुरा है, गुड एंड बैड। ओके? नॉट ऑलवेज़ कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड। एक और बात क्या है, सनलाइट क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? सनलाइट के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट करता है आपको विटामिन डी में। खुद को ना विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेता है, सनलाइट मिलना चाहिए इसको तो। तो क्या पहला काम हार्मोन बनाता है, आपके विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है और बाइल जूस बनाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल इज़ यूज्ड बाय द लिवर टू मेक बाइल जूस, बाइल एसिड व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन। आपकी बॉडी में डाइजेशन अच्छा करेगा ये। बट प्रॉब्लम क्या है? इफ यू आर कंज्यूमिंग टू मच कोलेस्ट्रॉल, इफ यू आर कंज्यूमिंग बैड कोलेस्ट्रॉल, ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। आपकी बॉडी में ध्यान रखना, जो हाई डेंसिटी होता है ना, एग्ज़ाम में पूछ लेगा, तो इसको इंटरचेंज कर देगा आपसे, ठीक है? बोल देगा ना कि गुड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी का होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी का होता है, नहीं। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होगा वो हाई डेंसिटी का होगा और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होगा वो लो डेंसिटी का होगा, एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, ठीक है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको निकाल देता है, बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है? डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर में डाल देता है और लिवर उसको निकाल देगा आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करके। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इट डज़ अ वेरी बैड थिंग। क्या करता है ये? कि आपके ये लो डेंसिटी का होता है, याद रख लो एग्ज़ाम के लिए, बैड वाला लो डेंसिटी का होगा। ये करता क्या है, ये आपके आर्टरीज़ जो होती है ना, जो आपके हार्ट का जो जो ये होता है, आर्टरीज़ आर्टरीज़ होती हैं, उसमें जाके उसके अंदर जाके चिपक जाता है उसके वॉल पे और आर्टरीज़ को थिक कर देता है, मोटा कर देता है। जब आर्टरीज़ मोटी हो जाएँगी, तो ब्लड को चलने के लिए रास्ता कम मिलेगा। जब ब्लड के लिए रास्ता कम मिलेगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। दैट समटाइम्स आर्टरीज़ फट जाती हैं और इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है। दैट इज़ व्हाट इट इज़, इट डज़। ये बैड कोलेस्ट्रॉल ये काम करता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, दैट इज़ व्हाट वी डू हियर। समझ गया बात मेरी? चलो इसको अच्छे से लिख-लिख के रखना आप लोग। अब आते हैं ब्लड के ऊपर। अब ब्लड की स्टोरी समझनी है हमको बड़े आराम से। ब्लड क्या, भाई सबको पता है ब्लड क्या है? ब्लड 3 तरह के हमारे बॉडी में है। एक है आरबीसी, एक है व्हाइट ब्लड सेल, एक है प्लेटलेट। पहले प्लेटलेट्स, पहले तीनों की स्टोरी समझते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, आप एग्ज़ाम के लिए रट के रखोगे। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है? ये रट के रखोगे एग्ज़ाम के लिए। और प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये रटना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? ओके। एक चीज़ होती है एराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर। किसी की बॉडी में अगर ये बढ़ा हुआ आता है, ब्लड टेस्ट कराओगे तो ये इंडिकेट्स कि आपकी बॉडी में क्या है? इन्फ्लेमेशन है। ध्यान रखना, ब्लड बहुत कॉमन नॉलेज है, सबको पता होती है। ठीक है? अब समझो ये करता क्या है आरबीसी? आरबीसी के अंदर में होता है हीमोग्लोबिन। मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन इज़ एन ऑक्सीजन कैरियर, कि आपके बॉडी में आपने साँस लिया, आपके लंग से वो ब्लड में गया, अब ब्लड के थ्रू क्या होगा? ऑक्सीजन को लेगा आरबीसी और उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो गाड़ी की तरह उसे बैठाएगा, बैठा के सेल तक पहुँचाएगा। सेल उस ऑक्सीजन को लेगा, अरे बोल यार,
ऑक्सीजन को लेगा, उस ऑक्सीजन को लेने के बाद, ठीक है, वो क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद द ग्लूकोज, ग्लूकोज भी आ गया था एनर्जी से के थ्रू, अब वो आपस में रेस्पिरेशन करेंगे सेल के अंदर में एंड दे विल प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यही जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आ जाएगा, पढ़ाया था मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में, एक बार देखना अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसका ना हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन होता है, पहली बात, इसको या तो साइड बोलते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी सेल भाई हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, आरबीसी का न्यूक्लियस नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन है व्हिच रिक्वायर्स द मोस्ट ऑफ द स्पेस, तो स्पेस हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस बनाने के लिए द एडाप्टेशन इज दैट इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। आरबीसी आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, समझ गए। डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का काम समझ गए क्या है, ऑक्सीजन को बॉडी में कैरी करना, दैट्स इट। डब्ल्यूबीसी का काम है, डब्ल्यूबीसी का काम है बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो ऑक्सीजन कैरियर डब्ल्यूबीसी करता है, नहीं, ऑक्सीजन कैरियर आरबीसी करता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है डब्ल्यूबीसी, और आपके जो खून जब कट जाएगा तो ब्लड को क्लॉट कौन करेगा, क्लॉटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका प्लेटलेट, ठीक है। डेंगू होता है हमें तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग हमारी बहुत देर से होती है, ठीक है ना, तो समझना इस बात को। अब मान लो कि किसी का प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा हो गया, प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? इससे आपका ब्लड ज़्यादा क्लॉट करेगा। अगर ब्लड क्लॉट कर गया तो भी दिक्कत है भाई, ब्लड कटे तब तो क्लॉट कर, अंदर ही ब्लड क्लॉट हो गया आपके, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, थक्का बन गया खून का, थक्का बोलते हैं हिंदी में उसको, तो थक्का बना तो खून फ्लो नहीं कर पा रहा है ब्लड, ब्लड इज़ नॉट एबल टू फ्लो, तो क्या होगा आपकी बॉडी में स्ट्रोक आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं कर, ब्लड जाएगा, वेन को फाड़ के निकल जाएगा, तो ब्लड क्या होगा, स्ट्रोक आने के चांसेस हो जाएँगे। समझे बात को? एक प्लेटलेट का काम है। डब्ल्यूबीसी देखो, व्हाट डब्ल्यूबीसी 2 तरह के होते हैं, इनका 2 तरह का काम होता है। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी वाले, एक होता है अडैप्टिव इम्यूनिटी, मैंने पढ़ाया हुआ था आपको बायोटेक में। ये क्या होता है बताऊँगा फिर से मैं आपको। अडैप्टिव इन्नेट वाला तुरंत काम करता है, वो ऑटोमैटिकली है। ये थोड़ा लेट से काम का अडैप्टिव वाला। इट वर्क्स थ्रू द बी सेल एंड टी सेल। बी सेल से पढ़ाया था मैंने, फिर से पढ़ाऊँगा अभी, टेंशन नहीं लो। इस पे आई विल कम अगेन। आप ये दोनों समझ चुके हो, आरबीसी काम ऑक्सीजन कैरी करना, प्लेटलेट काम खुद को जमाना। अगर ज़्यादा प्लेटलेट बन गया तो भी दिक्कत है भाई, कम हुआ तो भी दिक्कत है। कम हुआ तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, लो प्लेटलेट विल लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये क्लॉट नहीं हो पा रहा है। अब ज़्यादा हो गया तो आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट हो जाएगा, खून जम जाएगा और आपका नस-वस फट जाएगी, स्ट्रोक आ जाएगा। ठीक है? अब प्लीज़ एक बात समझना ध्यान से, मैं इसको आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। रीज़न क्या है कि वेरी लेस लाइकली कि आपके ब्लड ग्रुप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन पूछेगा तो इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ब सिर्फ़ आपको इसमें इतना पढ़ना है कि जितना मैंने लिखवाया ना यहाँ पे कि ब्लड ग्रुप एबी जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ये कुछ-कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको एग्ज़ाम में दिमाग रखना है, ये पूरा प्रोसेस जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक बार इसको गो थ्रू करोगे यू विल अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आते इम्यूनिटी जो मैंने यहाँ पे लिखाया था ना आपको, इम्यूनिटी, ये वाली, ये इम्यूनिटी इसको समझते हैं, ठीक है? ये इम्यूनिटी क्या बोलती है, इसको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखो 2 तरह की इम्यूनिटी है, एक इन्नेट जो कि आपके बॉडी में तुरंत आपके अंदर में है वो, तो सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस ये होगा, कोई बाहर से बॉडी आता है, कोई एंटीजन आता है तो, एंटीजन मतलब कोई बाहर का फॉरेन माइक्रोब वगैरह। देन देयर इज़ योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब कि आपकी बॉडी ने अब सीख के उसको समझा है, ठीक है? एक बार इन्फेक्शन हुआ तो उसको लड़-लड़ के सीख रहा है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कि आपकी बॉडी में जो बी सेल होते हैं और टी सेल होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये डब्ल्यूबीसी में, मुझे पता है डब्ल्यूबीसी में सारा काम होता है इम्यूनिटी वाला। ये पूरा गेम कहाँ पे होगा? ये पूरा गेम डब्ल्यूबीसी की वजह से होगा, ठीक है? अब ये 2 तरह की इम्यूनिटी क्यों लिखी हुई है? नेचुरल एंटीबॉडीज़ मतलब कि आपकी बॉडी में जो बी सेल, टी सेल एंटीबॉडी बनाएगा उसको नेचुरल इम्यूनिटी बोलेंगे। अब आपकी बॉडी में मान लो कि बन नहीं रही, कोरोना वायरस का, क्या करते हैं आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीबॉडी करते हैं। कि आपकी बॉडी को मैंने सिखाया था वैक्सीन आपको इसके पहले लेक्चर में, कि वही वाली चीज़ है वैक्सीन, ठीक है? तो वैक्सीन जो बनाओगे तो आर्टिफिशियल, ये सारी एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? कि लॉन्ग टर्म में कि आपकी बॉडी में मतलब कि बहुत लोग को होने लगा, तो आपको पैसिव इम्यूनिटी हो गया। दिस इज़ नॉट वेरी मच इंपोर्टेंट, लेकिन एचआईवी की वेबसाइट पे तो मैंने डाल दिया है इसको। जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इम्यूनिटी में एक ही चीज़ समझनी है आपको, कि सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इम्यूनिटी होता है वो बी सेल, टी सेल की वजह से होता है एंड डब्ल्यूबीसी के अंदर में बी सेल से दोनों होता है, ठीक है? और समझो, एग्ज़ाम में बोल देगा कि बी सेल डायरेक्टली अटैक द सेल, बी सेल डायरेक्टली अटैक नहीं करता, टी सेल डायरेक्टली अटैक करता है इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है? ध्यान रखोगे, और बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। यूपीएससी क्या करेगा पता है आपको? वो इसको इंटरचेंज कर देगा। वो बोल देगा ना कि टी सेल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़ एंड बी सेल प्रोड्यूस द, पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, एंड बी सेल प्रोड्यूस द, बी सेल फाइट डायरेक्टली विद द वायरसेस, नहीं, टी सेल डायरेक्टली फाइट करता है और बी सेल एंटीबॉडी बना के फाइट करता है, ठीक है? समझ गए? दोनों लिम्फोसाइट्स हैं, मैंने बताया था। अरे बोलो यार, दोनों लिम्फोसाइट्स हैं कि नहीं है? दोनों क्या है? लिम्फोसाइट, दोनों डब्ल्यू लिम्फोसाइट बोलते हैं। दोनों लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है? अच्छा, और दोनों के दोनों बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सारे के सारे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं आपके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिजीज़ के ऊपर। ये बड़ा ही अ, दुःख देने वाला टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है? इसमें लोग परेशान होते हैं। मैं आपको कुछ तरीका सिखाता हूँ शॉर्टकट में, जिससे आपका काम हो जाएगा। पहली चीज़ आपको क्या समझनी है, हमने क्लासिफाई किया डिजीज़ को, एक तो वो डिजीज़ जो बैक्टीरिया कॉज़ कर रहे हैं, ठीक है? पहली चीज़। सेकंड आपसे पूछेगा ऐसे वो डिजीज़ जो वायरस कॉज़ कर रहे हैं, वायरस डिजीज़, ठीक है?
ये 2 चीज़ हम तो कैटेगरी हमने क्लासिफाई किया है। पहला जो आपको एकदम जानना है दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ट्यूबरकुलोसिस वायरल है कि बैक्टीरियल, आप आँख बंद करके बोलोगे कि बैक्टीरियल है। टाइफाइड बैक्टीरियल है, कॉलेरा, लेप्रोसी, निमोनिया, ये 5 डिजीज़ के नाम आपको नींद में भी याद होने चाहिए। टाइफाइड, लेप्रोसी, निमोनिया, कॉलेरा एंड बहुत कॉमन है, सबको हो चुका होगा कभी ना कभी लाइफ में, ठीक है? लेप्रोसी नहीं हुआ होगा, निमोनिया बचपन में हो चुका होगा, कॉलेरा कभी-कभी हो जाता है वाटर गंदा पानी पीने से, टाइफाइड भी हो जाता है उस वजह से एंड देयर इज़ ट्यूबरकुलोसिस, ये भी होता है। दिस 4 डिजीज़ ऑल ऑफ देम आर बैक्टीरिया, इसमें वायरस का कोई रोल ही नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लो मेरे से, बैक्टीरिया बड़ा होता है और वायरस छोटा होता है। ठीक है? तो इवन वायरसेस कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है? तो प्लीज़ एक कभी क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी, वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तुम बोलोगे यस, आपको लगेगा ऐसा कैसे हो जाएगा यार? यस, दे कैन इन्फेक्ट, वायरस बहुत ही गंदी चीज़ है वायरस, ठीक है? चलो, बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, पहली चीज़ इसको पुअर मैन डिजीज़ बोलते हैं, सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया से कॉज़ होता है, लंग्स का टीबी होता है, बोन का टीबी होता है, जॉइंट का सारा टीबी होता है। क्या ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल है? यस, कोई अगर किसी के खाँसी का ड्रॉपलेट आप तक चला गया, तो उस ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ किसी ने छींक दिया, किसी ने खाँस दिया, तो आपको टीबी हो जाएगा। ठीक है? ध्यान रखोगे इस बात को। क्या टीबी की वैक्सीन अवेलेबल है? यस, इस वैक्सीन को बीसीजी वैक्सीन बोलते हैं। एग्ज़ाम में पूछ ले कि बीसीजी वैक्सीन किसके लिए है? टीबी के लिए है सर। ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा चौथा क्वेश्चन, मैं बोलूँ कि इंडिया में टीबी है ही नहीं, एलिमिनेट हो गया, तो आप बोलोगे एलिमिनेट हो गया? नहीं, लेकिन 2025 तक हमने सोचा है कि टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। ये हमारा प्लान है, टारगेट है, बट हुआ नहीं है अभी तक। लेकिन इंडिया से पोलियो एलिमिनेट हो चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। ध्यान रखना, इंडिया से पोलियो फ्री है इंडिया, इंडिया में पोलियो नहीं है। ध्यान रखोगे? 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। चलो, टाइफाइड पे आते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम लिखवाता हूँ मैं आपको, सैल्मोनेला बैक्टीरिया। क्या नाम है? ये नाम प्लीज़ ध्यान रखना एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? गंदा खाना या गंदा पानी पीने से टाइफाइड हो जाता है। सबको कभी ना कभी हुआ होगा मोटा-मोटी। कोइडाल टेस्ट करवाते हैं इसके लिए, सबका हुआ होगा तो आपको याद भी होगा, ठीक है? और वैक्सीन का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, समझ लो वैक्सीन बस है। सब में टाई लगा हुआ है तो टाइफाइड के लिए वैक्सीन है। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड कि सैल्मोनेला वायरस कॉजेज़ द टाइफाइड। कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड से फैलता है। नहीं, मैं खाँस दूँगा तो टाइफाइड नहीं हो जाएगा। मेरे को टाइफाइड है, बगल वाले को नहीं, तो मैं ऐसे खाँस दूँगा तो टाइफाइड नहीं होगा। लेकिन किसी को टीबी है, वो खाँस देगा तो टीबी हो जाएगा। समझा डिफरेंस? ठीक है। अब आते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी सिर्फ़ इतना याद रखो कि लेप्रोसी जो है दैट इज़ हाइली कंटेजियस, ठीक है? और बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, नाम याद रखें, स्ट्रेप्टोकोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लंग्स पे इफेक्ट करता है निमोनिया, सबको पता है निमोनिया होता है लंग्स में। बच्चों को स्पेशली होता है। एंड कोलेरा वाटर बॉर्न डिज़ीज़, मतलब कि गंदे पानी से कोलेरा होता है। कोलेरा, निमोनिया, लेप्रोसी, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, सारे के सारे कौन से डिज़ीज़ हैं? दीज़ ऑल आर बैक्टीरियल डिज़ीज़, एग्ज़ाम में रखना है। अब आते हैं वायरल वाले में। एग्ज़ाम में बोलते हैं जो फॉलोइंग आता है बैक्टीरियल डिज़ीज़, उसमें देगा एचआईवी, तुम तो काट दोगे ना इसको कि बैक्टीरियल है ही नहीं। आपको देगा हेपेटाइटिस, देगा कि बैक्टीरियल है, नहीं यार, सब वायरल है। देखो पोलियो, एचआईवी, हेपेटाइटिस, ठीक है? ये सारे के सारे कौन से हैं? दीज़ ऑल आर योर वायरल डिज़ीज़, वायरस कॉज़िंग डिज़ीज़, सारे वायरस से होते हैं। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। पोलियो, पोलियो में बॉडी का नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, तो लोग चल नहीं पाते हैं, ऐसा होता था। अब नहीं है पोलियो। अच्छा, एक बार पोलियो किसी को हो गया तो कोई इलाज नहीं है, इसलिए क्यूरेटिव है ही नहीं पोलियो। इसलिए हमने बोला कि वैक्सीन दे दो पहले ही, होने से पहले। तो प्रिवेंटिव वैक्स, तो इट इज़ प्रिवेंटिव, मतलब कि वैक्सीन देके प्रिवेंट कर सकते हो, बट एक बार हो गया, कोई क्योर नहीं है पोलियो का। एग्ज़ाम बोल दे कि पोलियो का क्योर है, नहीं। क्या पोलियो इंडिया में एंड हो चुका है? यस। क्या वैक्सीन अवेलेबल है? यस। ठीक है, खत्म। पोलियो क्या वायरल इन्फेक्शन है? यस। पोलियो ऑब्वियसली एक वायरल है। हेपेटाइटिस 100% वायरल है एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द पीवाईक्यू। क्या पूछा? ध्यान रखना, हेपेटाइटिस ए होता है, ए होता है, बी होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ठीक है? ये सारे होते हैं, ठीक? अब इसमें कुछ बात समझ लो, हेपेटाइटिस में होता क्या है कि आपका जो लिवर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हेपेटाइटिस में, लिवर में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब हेपेटाइटिस ए प्लस बी के पास वैक्सीन तो है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के पास कोई वैक्सीन नहीं है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा, सी का वैक्सीन है? नहीं, सी का कोई वैक्सीन नहीं है। आप समझो, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा-सा आपको ऑड लग सकता है। आप बोलते नहीं हो कि इंसान कोई अजीब-सा है, एकदम चोमू टाइप का इंसान है, राइट? अब ऐसे इंसान का कोई इलाज है क्या? देयर इज़ नो इलाज। इलाज मतलब कोई वैक्सीन नहीं है। देयर इज़ नो वैक्सीन ऑफ द पीपल हू स्टार्ट विथ सी एंड सी इज़ व्हाट इज़ हेपेटाइटिस सी एंड दैट इज़ हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है। एक बात ध्यान रखोगे, ए प्लस बी का वैक्सीन है, सी का वैक्सीन नहीं है। डी के बारे में क्या ध्यान रखोगे? डी उसी को होगा ना जिसको पहले बी हो रखा है। ये बात एक फैक्ट ध्यान रखोगे, ठीक है? एक और बात, कि ट्रांसमिशन कैसे होगा? एचआईवी की तरह बोला एग्ज़ाम में एग्ज़ैक्ट स्टेटमेंट है कि हेपेटाइटिस कैन बी ट्रांसफर्ड इन द सेम वे एज़ एचआईवी। यस, एचआईवी का ट्रांसमिशन कैसे? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, बॉडीली फ्लूइड के एक्सचेंज से होता है एचआईवी का कॉन्टैक्ट एंड दैट इज़ व्हाई सेम तरीके से हेपेटाइटिस भी होता है। ये बहुत लोगों ने गलत किया था ये वाला, ठीक है? ध्यान रखोगे इस बात अब आते हैं एचआईवी के ऊपर। एचआईवी एक ना बड़ा विचित्र टाइप का है। एचआईवी इज़ परहैप्स नहीं, इज़ द ओनली फेमस वायरल डिज़ीज़ व्हिच इज़ अ रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस जिसको नहीं पता है, प्लीज़ एक बार लेक्चर वापस जाओ, देखो जाके बायोटेक वाला।
रेट्रोवायरस क्या करते हैं? रेट्रोवायरस बेसिकली क्या होते हैं? दे यूज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं। बॉडी में आने के लिए उसको डीएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इसके अंदर में एक फिनोमेना होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी को शॉर्ट में बोल रहा है रेट्रो। ये लोग क्या खुद ही खुद को ट्रांसक्रिप्ट कर लेते हैं, खुद ही खुद को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है आरएनए बेस्ड, इसका बेसिस आरएनए है, लेकिन खुद खुद को डीएनए में कन्वर्ट करता है ताकि बॉडी में जाए तो रेप्लिकेट हो सके हमारे सेल के अंदर में। इसलिए इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। क्या कोरोना वायरस रेट्रोवायरस है? नहीं। कोरोना वायरस आरएनए बेस्ड वायरस है बट रेट्रोवायरस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। एग्जाम में आपसे बोलेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेट्रोवायरस? ओनली वन ऑप्शन विल यू मार्क एज एचआईवी। एचआईवी इज द ओनली रेट्रोवायरस जो हमको पता है। ठीक है, दूसरा एक और है, वो आपको वो फेमस नहीं होता। ओनली फेमस बीमारी जिसको रेट्रोवायरस से होती है व्हिच इज एचआईवी एड्स। एचआईवी अगर प्रोग्रेस कर गया तो एड्स में कन्वर्ट होता है। एचआईवी इज इनिशियल सिम्पटम, अगर आगे प्रोग्रेस कर गया तो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक्सचेंज कैसे होता है, ध्यान रखना। अगर मैं बोलता हूँ कि बॉडी का स्वेट, किसी का पसीना, किसी का सलाइवा, किसी के आंसू, ठीक है, मस्किटो बाइट, इनसे एचआईवी नहीं होता। दे कैन नॉट ट्रांसफर द एचआईवी वायरस। अगर इफ दे कैन नॉट ट्रांसफर एचआईवी वायरस, देन हेपेटाइटिस भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। यस, तो एचआईवी ट्रांसफर कैसे होता है? इट ओनली स्प्रेड्स थ्रू द इन्फेक्टेड फ्लूइड्स। मतलब अगर मदर को है तो हो सकता है कि चाइल्ड में चला जाए, मदर के फर्स्ट मिल्क से चला जाए। किसी नीडल में है, अगर आपका फ्लूइड निकल गया, नीडल इन्फेक्टेड नीडल है, अगर किसी किसी रेजर से आपका कहीं दाढ़ी काटने में कट गया है, किसी को एड्स था तो भी आपको फैल जाएगा। फ्लूइड होना चाहिए, ब्लड और फ्लूइड, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा। यही रीज़न है इससे एचआईवी फैलेगा, और कोई रीज़न नहीं है। एचआईवी सीवियर हो गया तो एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे होगा कि आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी डिक्रीज़ हो जाएगा। इससे नुकसान क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का काम था इम्यूनिटी देना बॉडी को। इसलिए जिसको जिसको एचआईवी होता है ना, उसके बॉडी में एक्यूट इम्यूनो, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी। आईडी स्टैंड्स फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून की डेफिशिएंसी हो गई। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम ही था इम्यून देना, इसी को कम कर दिया तो इम्यूनिटी कम हो गई है। इसलिए वो इंसान एकदम कमज़ोर हो जाता है। ठीक है? एक क्वेश्चन और एग्ज़ाम के लिए कि आरएनए वायरस जो होते हैं ना, दे म्यूटेट फास्टर दैन द डीएनए वायरस। ठीक है? प्लीज़ ध्यान रखना इस बारे में। जल्दी म्यूटेट हो, जैसे कोरोना वायरस में म्यूटेट हो रहा था ले करके। क्यों? क्योंकि आरएनए बेस्ड वायरस था। तो एग्ज़ाम पूछेगा कौन से वायरस आरएनए बेस्ड वायरस है? तुम बोलोगे कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा मतलब H1N1 फ्लू आगे पढ़ाऊँगा मैं आपको, डेंगू, इबोला, ज़िका वायरस, रेबीज़ वायरस। रेबीज़ कुत्ते से होता है, ज़िका ये सारे मच्छर से होता है। डेंगू डेंगू मच्छर से है, ज़िका मच्छर से है, इबोला तो आपको पता ही, इबोला ब्लड के कॉन्टैक्ट से फैलता है। इबोला बड़ा इंपॉर्टेंट, इबोला पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इबोला ब्लड के ट्रांसमिशन से फैल जाता है। ठीक है? इबोला आपके ड्रॉपलेट से नहीं फैलेगा। समझ गए यहाँ तक बात? अब कुछ और डिज़ीज़ का नाम सुनाता हूँ मैं, ठीक है? तो बात करता हूँ इसके डेंगू के बारे में। ध्यान रखना कि डेंगू, येलो फीवर एंड ज़िका वायरस, दीज़ 3 आर ऑल वायरल इन्फेक्शंस। ये पूरा वायरल ही है इसमें। दे आर कॉज्ड बाय द एडिस इजिप्टी नाम का मच्छर। ठीक है? ध्यान रखना कि चिकन 4 डिज़ीज़ का नाम बता रहा हूँ, चिकनगुनिया, ज़िका वायरस, ठीक है? येलो फीवर एंड डेंगू, ये चारों के चारों एक ही मच्छर, एक ही कैटेगरी के मच्छर से होता है। दैट इज़ एडिस इजिप्टी नाम है मच्छर का। ठीक है? बात है मलेरिया के ऊपर। मलेरिया जो मच्छर कॉज़ करता है उसका नाम होता है एनोफिलिस मच्छर। क्या नाम है? एनोफिलिस, सब नाम याद रखना है आपको। ठीक है? चिकन पॉक्स इज़ कॉज्ड बाय वेरिसेला वायरस एंड स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। स्मॉल पॉक्स आज दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये बात आपको क्लियर है? इसमें लिखा हुआ हर एक पॉइंट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने एक भी चीज़ आपको फालतू नहीं डाली है। सारा पीवाईक्यू ड्रिवन है। ठीक है? समझ गया बात? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ करंट अफेयर। स्टैटिक मेरा खत्म हो गया। अब करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। ये सब कुछ नहीं है, बच्चे वाली चीज़ है। ध्यान से समझना। ठीक है? समझते रहो ध्यान से। मैं बोलता हूँ टीएके3 एग्ज़ाम में पूछ लेगा, व्हाट इज़ टीएके3? ये डेंगू का वैक्सीन है, बस इतना ध्यान रखना। इसको डब्ल्यूएचओ ने प्री क्वालिफिकेशन दे दिया है। ठीक है? एंड इट इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। मैंने पढ़ाया था वैक्सीन में, वैक्सीन याद करो। जस्ट के पहले वीडियो में पढ़ाया भाई। क्या पढ़ाया था? कि अभी वायरस, डेंगू का वायरस ज़िंदा होगा, उसी को बॉडी में कमज़ोर करके डाल दिया है। वैसे ज़िंदा है, ठीक है? इतना देखना है। इंडिया में अप्रूव नहीं हुआ, ये 3 पॉइंट हमें दिमाग में रखना है। टीएके3 है क्या? डेंगू का वैक्सीन है, डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव अ, ठीक है? प्री क्वालिफिकेशन अचीव कर लिया है। कैसा वैक्सीन है? कैसा आरएनए बेस्ड है? नहीं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ध्यान रख लोगे? अब बात करते हैं थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसको बोलते हैं टीटीएस। क्या बोलते हैं? टीटीएस। ये क्या है? बड़ा न्यूज़ में था। न्यूज़ में बड़ा अच्छे से था। क्या था? ऑक्सफोर्ड का और एस्ट्राज़ेनेका का एक वैक्सीन था, कोविशील्ड। क्या नाम था? कोविशील्ड। अब ऐसा आया था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि कोविशील्ड से एक रिएक्शन हो रही है बॉडी में, तो ब्लड क्लॉट हो रहा है, लोग मर जा रहे हैं। ठीक है? अब देखो क्या हो रहा था इससे, इट्स अ रेयर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस, मतलब ब्लड क्लॉट। अब मुझे बताओ ब्लड क्लॉट कब होगा? जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट ज़्यादा हो जाएँगे। अरे हो जाएँगे। प्लेटलेट कम होंगे तो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, भाई खून बहता रहेगा। लेकिन अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो गया तो मतलब ज़्यादा ब्लड क्लॉट हो जाएँगे, थक्का बन जाएगा खून का। तो आ जाएगा, मर जाओगे, राइट? इसमें क्या हो रहा है? ब्लड का क्लॉटिंग हो जा रहा है। लेकिन देखो साफ-साफ लिखा हुआ है, इट्स अ रेयर कंडीशन, ठीक है? रेयर कंडीशन है। मतलब इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम लग रहा होगा डिफिकल्ट आपको, कुछ नहीं। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड का क्लॉटिंग होना, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट। अरे यार, अभी तो मैंने बोला कि जब प्लेटलेट ज़्यादा होगा तब तो क्लॉटिंग होगी।
लेकिन प्लेटलेट काउंट भी कम है और ब्लड का क्लॉटिंग, दोनों अनयूजुअल चीज़ें हैं, उल्टा हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। दैट इज़ व्हाई लो प्लेटलेट काउंट होता है, एट द सेम टाइम इसमें ब्लड क्लॉट भी हो जाता है। दीज़ 2 थिंग्स आर नॉट सपोज्ड टू गो टुगेदर। ब्लड क्लॉट तब होना था जब यहाँ पे आपका ब्लड ये प्लेटलेट ज़्यादा होता। ये 2 चीज़ साथ में एक्सिस्ट कर रही, दिस इज़ अनयूजुअल फिनोमेना एंड दैट इज़ व्हाई इट वाज़ अ रिएक्शन ऑफ द कोविशील्ड का वैक्सीन। इट्स हैपनिंग, किसी के दिमाग में हो जाए, किसी के पेट में हो जा रहा है, लोग निकल ले रहे थे। उसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? क्या पूछ लेगा, ट्रीटेबल था ही नहीं? यस ट्रीटेबल था। आपकी बॉडी में एंटीकोगुलेंट देते थे, मतलब क्या? आपके बॉडी में अगर खून का थक्का जम गया है, मतलब क्लॉटिंग हो गई, खून जम गया है, तो खून को पतला करोगे, तो क्या डालोगे? ब्लड थिनर डालोगे, एंटीकोगुलेंट डालोगे। जो कोगुलेशन में क्या आगे चिपक चुका है, थक्का बन गया है, प्लेट का क्लॉटिंग हो गई है, उसको एंटी क्लॉटिंग डालोगे। एंटी क्लॉटिंग मीन्स एंटीकोगुलेंट, एक ही बात है, दूसरा वर्ड नहीं, बस सिनोनिम है उसका। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भीष्म पोर्टेबल क्यूब कुछ भी नहीं है भाई, लिटरली जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज़, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में। पूछते भैया पोर्टेबल क्यूब क्या है? इन न्यूज़ इज़ व्हाट इट इज़, कुछ नहीं, इंडिया ने 4 भीष्म क्यूब दिए यूक्रेन को, ठीक है? वो चीज़ है क्या? है क्या ये? क्यूबिकल बॉक्सेस हैं, मेडिकल सप्लाई पैक होते हैं। कोई खास बात है? कुछ नहीं है। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि है क्या? अब आते हैं, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन एनटीडीज़ क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एनटीडी और इसको बोलते हैं एनसीडी। क्या बोलते हैं? एनटीडीज़ एंड एनसीडीज़। ये 2 इंपॉर्टेंट है, कराता हूँ मैं इसको। पहले छोटी न्यूज़ को देख लो। अब देखो यहाँ पे 3 तरह के डिजीज़ेज़ हैं। एक है आपका रेयर डिजीज़, एक है ऑर्फन डिजीज़। समझ लो, बहुत आसान है। देखो, रेयर डिजीज़ वो डिजीज़ बहुत कम लोगों को होता है और मेडिसिन भी उसके बारे में ऐसा नहीं कि बहुत कम लोगों को ही हो रहा है। एक तो पहली बात कि हो भी कम लोगों को रहा है, ठीक है? और और क्या हो रहा है? जैसे मान लो कि इंडिया में हमारे पास 8 से 10 करोड़ लोगों को रेयर डिजीज़ हो रहा है, ठीक है? मोस्टली चिल्ड्रन ही है। लेकिन होता क्या है कि बहुत कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़ेज़, ठीक है? दूसरी बात कि इसके बारे में ज़्यादा मेडिसिन वगैरह अवेलेबल नहीं है, ओके? तो ऐसे को रेयर डिजीज़ बोलते हैं। तो ऑर्फन डिजीज़ क्या है? ऑर्फन डिजीज़ इज़ अ टाइप ऑफ रेयर डिजीज़ ओनली, ठीक है? ऑर्फन डिजीज़ आर एसेंशियली द रेयर डिजीज़ ओनली। लेकिन होता क्या है कि रेयर डिजीज़ के पीछे ना फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दवाई डेवलप कर ली, बट दवाई बहुत महँगी है वो। दे आर वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन्स। बट ऑर्फन मतलब क्या, किसी को पूछने वाला नहीं है बेचारे को। तो ये वो डिजीज़ है जिसे फार्मास्यूटिकल कंपनी ध्यान नहीं दे रही है यार। दे आर नॉट मेकिंग मेडिसिन और क्यूर फॉर दैट एंड दैट इज़ व्हाई ऑर्फन डिजीज़ आर दोज़ रेयर डिजीज़, तो रेयर भी है, लेकिन रेयर के लिए दवा है अवेलेबल। इसके लिए दवा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मेडिसिन कम अवेलेबल है इसके लिए। एज़ सिंपल एज़ दैट। रेयर एंड ऑर्फन डिजीज़ पूछ लेगा टर्म इन न्यूज़ में, ध्यान रखना है क्या होता है। जस्ट अंडरस्टैंड करना है। अब बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का वन वर्ड में बस आपसे टर्म्स इन न्यूज़ में पूछा जा सकता है और कुछ भी नहीं पूछेगा। बायोसिमिलर अगेन एज़ अ टर्म इन न्यूज़ पूछ लेगा आपसे और कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है? विषाणु, युद्ध, अभ्यास फिर अगेन एज़ अ टर्म इन न्यूज़ पूछ लेगा। ये सब वन वन लाइनर है, सिर्फ समझना है आपको। मंकी पॉक्स एक डिजीज़ मैं बताऊँगा आपको इसके बारे में। अब ये तो अच्छे से समझेंगे हम लोग। सब कनेक्टेड है देखो। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी सब सब के सब कनेक्टेड है। नेफेथ्रोमाइसिन अगेन कनेक्टेड है। वन हेल्थ अगेन कनेक्टेड है। ये चारों टॉपिक कनेक्टेड है आपस में। अब ट्रैकोमा, हेमोफिलिया एंड एंथ्रेक्स, इसको पढ़ते हैं, क्या चीज़ है ये? पहले वापस चलते हैं अपने वाले पे, फिर आते हैं वापस इधर, ठीक है? एनटीडी से स्टार्ट करते हैं वापस। क्या नाम है इसका? हाय आई एम मिस्टर डेंगू। क्या बोलता है? डेंगी, डेंगू जो बोला है, डेंगी रियल प्रोनाउंसिएशन इज़ डेंगी, बट डेंगू बोलते हैं, डेंगू बोलेंगे मज़ा आता है डेंगू बोलने में, ठीक है? डब्ल्यूएचओ रिलीज़ द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन एनटीडीज़, कोई खास बात नहीं। हाँ, रिपोर्ट रिलीज़ करो भाई, हमें क्या मतलब है? लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे लिए एंटिटी समझना इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछ लेगा आपसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटिटीज़, तो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? व्हिच आर एंटिटीज़, आपसे ऑप्शन दे देगा 3, 4 ओनली ऐसा करके, आपको बताना होगा, ठीक है? कुछ नाम बताता हूँ मैं आपको। इंडिया में 12 एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में, ठीक है? लेप्रोसी, डेंगी, रेबीज़, काला आज़ार, फिलारिसिस। फिलारिसिस में क्या होता है? पैर बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है? ट्रॉपिक क्या बोलते हैं इसको? ऐसे डिजीज़ ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं और इनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ लोग, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है? दैट इज़ व्हाट इट इज़, समझा? एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, गिनी वॉर्म नाम का एक एंटिटी था, नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज़ है गिनी वॉर्म नाम का। इंडिया इससे फ्री हो गया, इंडिया में आज ये है नहीं। 2 डिजीज़ से इंडिया फ्री है, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है हमें, यॉज़ एंड गिनी वॉर्म। क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ सकता है कौन सा डिजीज़ से फ्री है? इन दोनों से फ्री है इंडिया, नहीं है इसमें। बोलेगा किससे फ्री है? बोलेगा डेंगी, ये लेप्रोसी, ये काला आज़ार। बोलोगे ये सब तो है ही ना, ये तो मेजर डिजीज़ हैं। खत्म क्या हो गया है? गिनी एंड यॉज़, ठीक है? समझा? बोल देगा कि नो एंटिटीज़ हैव वैक्सीन, तुम बोलोगे नहीं, सम एंटिटीज़ हैव डू हैव वैक्सीन, ठीक है? चलो, नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ पे आते हैं। ये वैसे डिज़ीज़ होती हैं जो कम्युनिकेबल, जैसे टाइफॉइड है, ये टाइफॉइड बोल रहा हूँ सॉरी। ये सारे क्या हैं? कम्युनिकेबल, ठीक है? टाइफॉइड ये सारे के सारे कम्युनिकेबल, दीज़ आर नॉट कम्युनिकेबल। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज़ है, क्या कम्युनिकेट हो सकता है? नहीं, देयर इज़ नो वे कम्युनिकेट हो जाएगा। या किसी को कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, किसी को हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का इश्यू है, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब दीज़ आर नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कैंसर है, किसी को
हार्ट की डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट की डिजीज़ है, किसी को सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है? किसी को डायबिटीज़ है, ये सारे के सारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बर्डन है। ध्यान देना, इंडिया में जो डेथ होती है ना आज, उसका 28% जो डेथ का जो रीज़न है, तुम्हारे टोटल 100 लोग मर गए एग्ज़ाम्पल में, 28% जो लोग होंगे ना, वो एनटीडी से मर रहे हैं। डायबिटीज़ से, कैंसर से, दिल के दौरे से या फिर आपके रेस्पिरेटरी डिजीज़ से, इससे मरते हैं, ठीक है? ये स्प्रेड नहीं करता पर्सन टू पर्सन, ध्यान रखोगे, ऑब्वियसली नॉन कम्युनिकेबल नाम ही है, ठीक है ना? क्लियर? अब 25 बाय 25 गोल बोल देगा क्या है एग्ज़ाम में? इट्स इनिशिएटिव टू रिड्यूस द एनसीडीज़ ऑफ 25% कम करेंगे बाय 2025। इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? एनसीडीज़ होते क्या हैं? कौन-कौन से एनसीडीज़ हैं? ठीक है? एंड सेम चीज़ पूछ देगा आपसे एनसीडीज़ के बारे में भी। बोल देगा इसमें कि टाइफॉइड, अब बोल देगा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एनसीडी है? ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल है भाई, नॉन कम्युनिकेबल कहाँ है? ठीक है, समझ जाओगे? चलो, ये हो गया डन, रेड्यूस करवा दिया। अब आते हैं बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, कुछ भी नहीं है यार, गो थ्रू इट, जस्ट नो कि क्या है, एक एक ग्लोबल लेवल का अलायंस है, टॉक अबाउट कि बायोफार्मास्यूटिकल्स के बारे में क्या बात करनी है। अब बात करते हैं बायोसिमिलर क्या होता है? बायोसिमिलर आर द ड्रग्स, बट दे आर बायोलॉजिकल ड्रग्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आर बायोसिमिलर्स? दे आर बायोलॉजिकल ड्रग्स, मतलब क्या? दे आर मेड फ्रॉम द लिविंग सेल, इनको केमिकल से नहीं बनाया हमने, किसी ना किसी के बैक्टीरिया से निकाल के, यीस्ट से निकाल के, फंगस से निकाल के, लिविंग सेल से निकाल के बनाया है, केमिकल यूज़ नहीं किया। पहली चीज़ नंबर 1 पॉइंट, बायोसिमिलर बनाने में इधर बायोलॉजिकल ड्रग्स, येस, कोई भी इसमें केमिकल यूज़ नहीं हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द एग्ज़ाम। सेकंड चीज़, एग्ज़ाम में बोल देगा कि बायोसिमिलर आर अ टाइप ऑफ जेनेरिक ड्रग्स, नहीं, जेनेरिक ड्रग क्या होता है जनरली? जो ड्रग मार्केट में महँगा मिल रहा है, सरकार सेम ड्रग, सेम कंपोज़िशन का बना सकती है, जेनेरिक ड्रग की कैटेगरी में, सस्ता करके, जैसे पैरासिटामॉल है आपका, बड़ा फेमस है, जेनेरिक ड्रग। लेकिन बायोसिमिलर जेनेरिक नहीं है, बायोसिमिलर अलग ही चीज़ है भाई। ये मतलब क्या है कि लिविंग सेल से बनाएँगे, आर्टिफिशियल कुछ यूज़ ही नहीं करेंगे। मान लो एक मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, उसी को कॉपी करेगा और कॉपी करेगा लेकिन उसी को कॉपी उसका फंक्शन कॉपी करेगा बट बनाएगा कि लिविंग सेल से, केमिकल से कॉपी नहीं करेगा, ठीक है? फॉर्मूला अलग करेगा। जेनेरिक ड्रग्स आर एग्ज़ैक्ट कॉपीज़ ऑफ केमिकल ड्रग्स, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। बट बायोसिमिलर्स आर ओनली सिमिलर टू बायोलॉजिकल ड्रग, पहले जो बायोलॉजिकल ड्रग बना हुआ है, उसी को कॉपी करेगा ना। ध्यान रखना, अब बायोलॉजिकल ड्रग होता क्या है? बायोलॉजिकल ड्रग आर दो ड्रग्स मेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, प्रोटीन से बना लेगा, हार्मोन से बना लेगा, एंटीबॉडी से बना लेगा, वगैरह-वगैरह। सिंथेटिक ड्रग वो होता है जो केमिकल से बनाया जाता है, लैब पैरासिटामॉल हो गया, एसिक्लोफेनेक हो गया, ये सारे चीज़ें हो गई, ठीक है? इसको एक बार पढ़ोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ओके? क्लियर अभी भी हो गया होगा ऑब्वियसली। बायोसिमिलर के लिविंग से बनता है, ठीक है? केमिकल से नहीं बनता। जेनेरिक ड्रग अलग होता है, बायोसिमिलर अलग होता है। जेनेरिक ड्रग केमिकल केमिकल दवाई को कॉपी करता है और बायोसिमिलर बायोलॉजिकल दवाई को कॉपी करता है। बायोसिमिलर सिमिलर है उसके जैसा, समझा? अब आते हैं विषाणु युद्ध अभ्यास। नाम क्या लग रहा है? विषाणु मतलब कि माइक्रोब्स, युद्ध मतलब वॉर, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। अभ्यास का मतलब क्या होता है? मॉक मॉक ड्रिल। अभ्यास मतलब बोले तो अभ्यास बोले तो अभ्यास बोले तो मॉक ड्रिल, क्लियर? विषाणु मतलब माइक्रोब्स, युद्ध मतलब वॉर अगेंस्ट द माइक्रोब्स। नेशनल वन हेल्थ मिशन जो है, टू इवैल्यूएट द इंडियाज़ प्रिपेयर्डनेस फॉर ज़ूनोटिक डिजीज़। व्हाट आर ज़ूनोटिक डिजीज़? ज़ूनोटिक डिजीज़ आर दोज़ डिजीज़ व्हिच कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। एनिमल को ह्यूमन को भी हो गया, तो ज़ूनोटिक बोलते हैं, ठीक है? ये लोग बोल रहे हैं क्या? अब इन्होंने क्या बनाया? वन हेल्थ मिशन बनाया, आगे पढ़ाऊँगा वन मिशन क्या होता है, आई विल टेल यू दैट। इसमें क्या बोला कि यार एनवायरनमेंट को और ज़ूनोटिक डिजीज़ को और नॉर्मल डिजीज़ को, तीनों को साथ में करो ना तुम, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है, बताऊँगा मैं आगे, ठीक है? आते हैं मंकी पॉक्स के ऊपर। पहली बात, ज़ूनोटिक ज़ूनोटिक मतलब क्या? मंकी पॉक्स इज़ अ ज़ूनोटिक डिजीज़, मतलब क्या? कि मंकी पॉक्स क्या इंसान से क्या एनिमल को है, तो ह्यूमन को फैल जाएगा? तुम बोलोगे यस ह्यूमन को फैल जाएगा, यस। दूसरी बात, वायरल है बैक्टीरियल है, क्या है? इट इज़ वायरल डिजीज़, क्लियर? मंकी पॉक्स वायरस कॉज़ करता है। दूसरी बात, ये सेम फैमिली का है एज़ ऑफ द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जिस फैमिली से बिलॉन्ग करता था ना, मंकी पॉक्स वायरस भी उसी फैमिली से बिलॉन्ग, उनकी फैमिली सेम है। हालाँकि स्मॉल पॉक्स दुनिया में है ही नहीं, बट मंकी पॉक्स वायरस है, व्हिच इज़ ज़ूनोटिक डिजीज़, मतलब कैन ट्रांसफर फ्रॉम द मंकी यानी एनिमल्स टू ह्यूमन, ठीक है? कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है मंकी पॉक्स के लिए, ध्यान रखना एग्ज़ाम में, ठीक है? कोई ट्रीटमेंट नहीं है अवेलेबल इसके लिए। अब आते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये टॉपिक और नेफेट्रोमाइसिन, वन हेल्थ सब चारों साथ में कनेक्टेड है, साथ में चलेगा, ठीक है? एएमआर, इसको क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या होता है बेसिकली कि आपके बॉडी में देखो, माइक्रोब्स का मतलब समझना आज के बाद जब भी बोले, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट सारे के सारे माइक्रोब्स ही होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म बेसिकली। अब होता क्या है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप बहुत दवाइयाँ खा रहे हो, यू आर टेकिंग टू मच एंटीबायोटिक्स, टू मच एंटीवायरल्स, एंटी माइक्रोबियल बहुत खा रहे हो तुम। एंटी माइक्रोबियल मतलब कि एंटी माइक्रोबियल में एंटी बैक्टीरियल हो जाएगा, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, ठीक है, एंटी फंगल, दिस ऑल विल कम अंडर द एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी। सब तो माइक्रोब ही सेम है भाई। बैक्टीरिया को फाइट करना है तो एंटीबायोटिक खाओ, वायरस को फाइट करना है तो एंटीवायरल खाओ, फंगस को फाइट करना है एंटी फंगल खाओ, राइट? ऑल ऑफ देम आर द इन ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। इफ यू आर गिविंग योर बॉडी टू मच एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जो बैक्टीरिया है उसको मार रहे हो, वो सह गया, मर गया, मार रहे हो, सह गया। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा
बैक्टीरिया विल इवॉल्व एंड द बैक्टीरिया वायरस जो भी है, जो माइक्रोब्स है, दैट विल इवॉल्व एंड दैट्स व्हाई इट विल डेवलप द रेजिस्टेंस। अब भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि वो स्ट्रांग हो गया है, इवॉल्व कर गया है, म्यूटेट कर गया है। एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस इज दैट कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस occurs when microorganism like bacteria, fungi, virus evolve and stop responding to antibiotic, antiviral, antifungal drugs, making infection harder to treat। भाई तेरी दवा का असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी दवा तूने खा ली कि असर नहीं हो रहा है उसके बाद, ठीक है? क्यों होता है? तुम खुद के डॉक्टर बन गए, हम लोग नकली डॉक्टर हैं। लेकिन मान लो तुम खुद से डॉक्टर बन जाओगे अगर, अब बोलोगे कि एंटीबायोटिक, हर बात में एंटीबायोटिक खा रहे हैं, एज़िथ्रोमाइसिन लेके खा लिया, सेल्फ मेडिकेशन कर लिया, ठीक है? लाइवस्टॉक फार्मिंग, लाइवस्टॉक को बड़ा ये लोग देते हैं, लाइवस्टॉक मतलब कैटल्स को, एंड उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कैटल्स को ना पेन ख खत्म किलर पेन क ए पेन किलर के फॉर्म में दे गिव डाइक्लोफेनेक। जब कैटल मर जाता है, उसका जो कार्कास बचता है, बॉडी का रिमेनिंग होता है, उसको वल्चर खाते थे, और वल्चर के बॉडी में डाइक्लोफेनेक से उसका किडनी खराब, वल्चर मर जा रहे हैं। यानी बहुत बड़ा इश्यू था, एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है? डाइक्लोफेनेक पॉइज़निंग से वल्चर मर जाते हैं, क्योंकि वल्चर की किडनी खराब हो जाती है, और इंसान को भी अगर तुम बहुत ज़्यादा पेन किलर खाओ, किडनी खराब हो जाएगी। सेम फिनोमेना वहाँ वल्चर छोटे हैं, जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है? चलो, अब एक चीज़ ध्यान रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि रेड लाइन अवेयरनेस कैंपेन क्या है? किससे कनेक्टेड है भैया? ये कनेक्टेड है एएमआर से। होता क्या है? इन्होंने बोला है, एक कैंपेन है जो ये बताता है कि भाई तुम ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करोगे ना, तो एएमआर डेवलप हो जाएगा, ठीक है? तो देयर आर डेंजर्स ऑफ यूजिंग एंटीबायोटिक विदाउट विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ ना करो। ये किस कैंपेन में अवेयरनेस फैलाते हैं। दैट्स इट, ओके। एएमआर क्या है समझ चुके हो? अब हुआ क्या, इसका एप्लीकेशन देखो टीबी में। टीबी कैसा डिजीज़ है? बैक्टीरियल एंटी और वायरल बैक्टीरियल। दवाई कौन सी लगेगी? एंटीबायोटिक लगेगी। अब तुम एंटीबायोटिक इतना खा रहे हो कि टीबी का बैक्टीरिया इवॉल्व हो गया एंड इट हैज़ बिकम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। क्या बन गया? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब इसको क्या बोला? मल्टी ड्रग क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स काम नहीं कर रही है। बहुत सारी टीबी की जो ड्रग्स थी वो काम नहीं कर रही है। तो बैक्टीरिया जो हुआ ना वो एमडीआर टीबी बन गया। मतलब मल्टी बहुत सारे ड्रग्स रेजिस्टेंट बन गया। इसको बोलते हैं एमडीआर टीबी। और वैसे बैक्टीरिया जिसको जिस बार किसी को टीबी टीबी हो चुका है, उसके बॉडी में पता पड़ा कि इसको एमडीआर टीबी है। मतलब इसके में जो बैक्टीरिया जो है ना, ये बड़ा ताकतवर बैक्टीरिया है कि इसमें बहुत सारी मल्टी ड्रग्स काम नहीं करती। मल्टी ड्रग्स से इसको पावरफुल है। इसको ना प्रोटेक्शन हासिल है एंड इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। एक इससे भी पावरफुल होता है, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सडीआर टीबी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सडीआर टीबी। ये क्या होता है? इवन अ मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एमडीआर टीबी। ये इससे भी बड़ा है, ठीक है ना? दीज़ विल नॉट रिस्पॉन्ड टू ड्रग्स, बट ध्यान रखना, बोल देगा कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट टू एमडीआर टीबी। नहीं, ट्रीटमेंट है। होता क्या है कि सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है ना, अब किसी को डायबिटीज़ घर में होगा जानते होंगे, दवा देते हैं वो, बढ़ाते हैं डोज़ उसका। तो एंटीबायोटिक का भी डोज़ होता है, ठीक है? लाइन ऑफ ड्रग होता है। सबसे पहले इसका नाम याद रखना है आपको, समझ लो सिर्फ। सबसे पहले जो ड्रग देते हो ना, वो ड्रग काम नहीं करता। एक मजबूत ड्रग देना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके लिए सेकंड लाइन ऑफ ड्रग काम करता है। बट ये बहुत लंबा टाइम लग जाता है करने में, ठीक है? और सक्सेस रेट भी, क्योंकि बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग है, मारना बड़ा मुश्किल होगा। दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो सरकार आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक बनाती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक। अब बोल देगा वैक्सीन है क्या? एज़िथ्रोमाइसिन वैक्सीन है? बोलोगे नहीं यार वैक्सीन नहीं है। व्हाट इज़ इट देन? इट इज़ एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आम एंटीबायोटिक है या नहीं? इट्स एन एंटीबायोटिक व्हिच विल ट्रीट द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। मतलब क्या? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया के लिए ही है ये, ठीक है ना? समझ गया? अच्छा, मैं इसको एंटी माइक्रोबियल लिख के इसको एंटी बैक्टीरियल लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया इज़ आल्सो टाइप ऑफ माइक्रोब ओनली, राइट? ठीक है। इंडिया का पहला इंडिजिनस है, घर पे बनाया हमने नेफेथ्रोमाइसिन को। काम क्या है? एंटीबायोटिक का काम क्या है? ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से फाइट करना। एंटीबायोटिक भैया ऑब्वियसली बैक्टीरिया से फाइट करेगा, एंटीवायरल वायरस से फाइट करेगा, एंटी फंगल फंगस से फाइट करेगा। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से फाइट करेगा, ठीक है? समझ गए? इतना ध्यान रखना है। अब उसके बाद दुनिया भर में क्या हुआ? लोगों ने सोचा यार कि कुछ और भी काम करते हैं इसके लिए। दे सेड कि कुछ दिमाग लगाओ। यार, एनवायरनमेंट, एनिमल और ह्यूमन तीनों कनेक्टेड है आपस में। अगर एनिमल को डिजीज़ है, इंसान तक पहुँचेगी, ज़ूनोटिक डिजीज़, याद करो मंकी पॉक्स। एनिमल को तो हम तक पहुँचेगा। तो अगर हम एनिमल का डिजीज़ अवॉइड कर दें, एनवायरनमेंट को सेफ कर दें, साउंड कर दें, तो भी मेरे को हेल्प हो जाएगी। इसका मतलब कि तीनों पे साथ में काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव कैन नॉट कंसीडर कि सिर्फ ह्यूमन हेल्थ अलग है, एनिमल हेल्थ अलग है, एनवायरनमेंट हेल्थ अलग है। तीनों को वन हेल्थ बनाओ और तीनों पे काम करो। वन हेल्थ क्या बोलती है? ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरनमेंटल हेल्थ। ध्यान रखोगे? इट प्रिवेंट्स द ज़ूनोटिक डिजीज़। क्यों? क्योंकि जब तू एनिमल पे काम करेगा, एनिमल का डिजीज़ कम कर देगा तो ह्यूमन तक पहुँचेगा ही नहीं। ज़ूनोटिक प्रिवेंट हो गया। अगर अगर ह्यूमन एनिमल सब पे काम करोगे, तो एएमआर भी बच गया। और तुम अगर एक ऐसा बना लो कि क्लाइमेट चेंज का कोई डिजीज़ ना कर ले, ठीक है? तो तुम्हारा एनवायरमेंटल हेल्थ भी बच गया। ठीक? दैट इज़ व्हाट इट इज़। समझे? ये बात होगी। तो बेसिकली वन हेल्थ फोकसेस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड ज़ूनोटिक डिजीज़। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है, और 3 चीज़ें फोकस है, एनवायरनमेंट, एनिमल एंड ह्यूमन। नेफेथ्रोमाइसिन इंडिया का एंटीबायोटिक है, व्हिच इज़ अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक। एएमआर के लिए है, ठीक है? नॉर्मल एंटीबायोटिक नहीं, बड़ा अच्छे ऊपर लेवल का एंटीबायोटिक। इवन द बैक्टीरिया जो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, रेजिस्टेंस उनको भी काम करेगा।
ट्रैकोमा पे आते हैं। ट्रैकोमा भैया सबसे पहली बात कि आँख की डिज़ीज़ है, आई की डिज़ीज़ है। किसकी डिज़ीज़ है? इट्स अ आई की डिज़ीज़ एंड रिसेंटली इंडिया ने क्या करा है? एलिमिनेट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द एग्ज़ाम। ट्रैकोमा को एलिमिनेट कंप्लीटली नहीं किया है। हैज़ बीन एलिमिनेटेड एज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। बोल देगा कि इट हैज़ बीन कंप्लीटेड एलिमिनेटेड नहीं। एलिमिनेटेड एज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। डिज़ीज़ हो गया, टैकल कर पा रहे हैं, तो बोलते हैं कि उसको हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। ट्रैकोमा बोल देगा वायरल है क्या? पहले बोलेगा इससे इससे लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, नहीं। इससे क्योंकि लोग को क्या लगेगा ना ट्रैकोमा सुन के लगेगा कि ट्रैकिया जो होता है आपका वो नहीं, ट्रैकोमा इज़ अ आई का डिज़ीज़, आँख की डिज़ीज़ है। बोल देगा आई वायरल है नहीं, बैक्टीरियल है। पहली बात बैक्टीरियल है, दूसरी आई की डिज़ीज़ है, तीसरा एलिमिनेट किया है एज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। क्लियर? अब आती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? इट्स अ हीमो मतलब ब्लड, ठीक है? इट्स अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। मतलब कि आपकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है ना कि क्लॉट ही नहीं हो पाता। क्लॉट क्यों नहीं हो पाता? प्लेटलेट कम होंगे मेबी, दैट्स व्हाट इट इज़, ठीक है? इट इज़ हेरेडिटरी मतलब कि अगर बाप को है तो बच्चे को चला जाएगा। इसको रॉयल डिज़ीज़ भी बोलते हैं। अच्छा पुअर मैन डिज़ीज़ किसको बोलते थे? पुअर मैन डिज़ीज़ ट्यूबरक्लोसिस को बोलते थे। याद आ गया? ठीक है? चलो एंथ्रेक्स पे आते हैं। व्हाट इज़ एंथ्रेक्स? एंथ्रेक्स इज़ अ ज़ूनोटिक डिज़ीज़। क्या है? ज़ूनोटिक। हमने आज कितने डिज़ीज़ के ऊपर जो ज़ूनोटिक है, एक मंकी पॉक्स, एक और एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किसको होता है? एक फीमेल एलिफेंट थी बंदीपुर टाइगर रिज़र्व में जिसको कि एंथ्रेक्स से बेचारी मर गई। ठीक है? क्या है एंथ्रेक्स? इट्स अ ज़ूनोटिक डिज़ीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। बैक्टीरिया से होता है, ठीक है? नाम उसका एंथ्राइसिस है, उसी से एंथ्रेक्स नाम पड़ गया। ठीक है? बस खत्म। डायबिटीज़ इम्पोर्टेंट है। आता है डायबिटीज़। देखो डायबिटीज़ की कहानी समझो कि हमारे बॉडी में एक एक चीज़ होता है इंसुलिन, जो हमारे पैंक्रियाज़ में प्रोड्यूस होता है। पैंक्रियाज़ तो बॉडी में पैंक्रियाज़ होता है लिवर के बगल में, दैट पैंक्रियाज़ इज़ देयर। पैंक्रिया का काम है आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोड्यूस। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है आपकी बॉडी में, ठीक है? वो हार्मोन का काम क्या है कि आपकी बॉडी में जो सेल है, मैंने बताया था रेस्पिरेशन का प्रोसेस, अब उससे कनेक्ट करूँगा। आपकी बॉडी में जितने भी सेल हैं, ठीक है? होता क्या है कि आप जो भी चीज़ ग्लूकोज़ इनटेक करते हो, शुगर खाते हो, चीनी खाते हो, चावल खाते हो, ये सारी चीज़ें खाते हो, तो आपकी बॉडी में शुगर जाता है, व्हिच ब्रेक्स डाउन इंटू ग्लूकोज़ आपकी बॉडी में। अब होता क्या है कि जैसे ही शुगर खाओगे ना, तो आपकी बॉडी में जो आपका पैंक्रियाज़ है, वो इंसुलिन रिलीज़ करेगा। इंसुलिन रिलीज़ करेगा तो क्या होगा? दैट इंसुलिन विल सेंड ए सिग्नल टू योर सेल कि भाई साहब ग्लूकोज़ आया है, एब्ज़ॉर्ब करो। तो आपके इंटेस्टाइन के थ्रू आपके सेल में ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब हो गया, अच्छा सर। ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब हुआ, नाउ दैट ग्लूकोज़ विल बी कंज्यूम्ड बाय द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो बताया था रिस्पिरेशन वाला प्रोसेस, ठीक है? बट अब होगा क्या? मान लो कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि तुम्हारा ये इंसुलिन की कम प्रोड्यूस हो, तो तुम्हारा सेल कम ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्ब करेगा। अब जब ग्लूकोज़ को कम एब्ज़ॉर्ब किया इसका मतलब कि ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब कम हुआ और ज़्यादा ग्लूकोज़ तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? दैट ग्लूकोज़ विल बी अवेलेबल इन व्हाट? विल बी अवेलेबल इन योर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में तुम्हारा ग्लूकोज़ का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे कि ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो गया, इसी को डायबिटीज़ बोलते हैं। दिस इज़ व्हाट डायबिटीज़ इज़। कब होता है? जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब ये कमी क्यों होती है? 2 वजह से होती है। पहली चीज़, एक तो ये हो जाए कि भाई आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तब तो भाई बड़ी दिक्कत है, क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। जब प्रोड्यूस नहीं होता है तो क्या होता है? इट्स ऑटो इम्यून डिज़ीज़। मतलब क्या? कि आपकी बॉडी में ऐसा हो रहा है ना कि ये जो आपका जो इंसुलिन है, ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? आपकी इम्यूनिटी आपके इंसुलिन को मार दे रही है। आपकी खुद की बॉडी उसको किल कर दे रही है। सो इट्स नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट बाय सेल्फ। तो क्या करते हैं? बाहर से इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है एंड इसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। ध्यान रखना टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिज़ीज़। यूपीएससी क्या करेगा? ये घुमा देगा आपको, इंटरचेंज कर देगा। बोल देगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना, वो ऑटो इम्यून नहीं, टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून है और उसमें इंसुलिन डालना पड़ता है। टाइप 2 वो डायबिटीज़ है जो कि बहुत कॉमन है। आप जो आजू-बाजू देखते हो सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉमन टाइप 2 है, टाइप 1 कॉमन ज़्यादा नहीं है। सबको इंसुलिन थोड़ी लगता है, ठीक है? टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा चीनी खा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, ठीक है? ये इसको कनेक्ट करना एएमआर से कैसे करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपने चीनी खाया, आपकी बॉडी ने इंसुलिन रिलीज़ किया, पैंक्रियाज़ ने, उसको आपका चीनी ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब हो गया, फिर खा लिया, फिर एब्ज़ॉर्ब हो गया, फिर रिलीज़ किया, फिर एब्ज़ॉर्ब हो गया। ऐसे करते-करते क्या होता है, खाते हो तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन आपके सेल को सिग्नल भेजता है कि भाई इसको एब्ज़ॉर्ब कर, फिर खाया, फिर सिग्नल भेजा एब्ज़ॉर्ब कर, फिर खाया, फिर सिग्नल भेजा। इस तरीके से मल्टीपल सिग्नल सेल को जाता है ना, तुमको बार-बार तुम हो जाओगे ना, अगर मार खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे बहुत सॉलिड हो जाओगे, राइट? सेल को इतना बार सेल अनसुना कर देता है, बोलता है भाई क्या ही बार-बार बोलता है, इसकी बात नहीं मानेंगे। तो सेल रेजिस्टेंट हो जाता है टू द सिग्नल सेंट बाय द इंसुलिन। इंसुलिन की बात नहीं सुनता है, तो सेल विल बिकम द रेजिस्टेंट। बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है, बट सेल उसको अब्ज़ॉर्ब ही नहीं करता है। समझ आया इस बात को? सेल इंसुलिन का इंस्ट्रक्शन मानता ही नहीं है। तो सेल विल बिकम रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन इंसुलिन की बात ही नहीं मानता है। ठीक है? दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन द टाइप 2 डायबिटीज़ और इसका ट्रीटमेंट क्या है? दवाई देते हैं हम, हमारी बॉडी में। ठीक है? दिस इज़ व्हाट इट इज़। डायबिटीज़ इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ पैंक्रियाज़ जिसमें कि इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, जिससे कि आपकी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाता है, आपको डायबिटीज़ लेवल बोलते हैं। इसलिए ग्लूकोज़ लेवल खून निकाल के खून से ग्लूकोज़ मापते हैं ना हम लोग, समझ रहा है? अब ग्लूकोज़ 2 तरह का होता है, H1 ध्यान रखना, HbA1c करके आई थिंक एज़ फार एज़ आई कैन रिमेंबर HbA1c करके एक चीज़ है, व्हिच
विच मेजर्स लॉन्ग टर्म ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड। क्या करता है? लॉन्ग टर्म ग्लूकोज लेवल मेजर करता है। आई थिंक नाम यही है, HbA1c है शायद, मुझे देखना पड़ेगा, मोटा-मोटी यही है, देख के ध्यान रखना, ठीक है? ये टेस्ट होता है व्हिच मेजर्स द लॉन्ग टर्म तुम्हारे बॉडी में कितना 3 महीने, 6 महीने में कितना ग्लूकोज लेवल तुम्हारे बॉडी में है। समझ गए? दिस इज़ व्हाट अबाउट द, अब बताओ ये एनटीडी है कि एनसीडी है? नॉन कम्युनिकेबल ट्रॉपिकल डिजीज़ है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है? नॉन कम्युनिकेबल है, ये क्या हो जाएगा? एनसीडी हो जाएगा। आया था उस टाइम? अब आते हैं आगे। H5N1 फ्लू, बताओ वायरल है कि बैक्टीरियल है? इट इज़ वायरल। व्हाट इट इज़? इट्स एवियन फ्लू, इन्फ्लुएंजा से होता है, इट इज़ अ वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, दैट इज़ अ वायरस। ठीक है? तो क्या है भाई साहब? दिस इज़ अ वायरल डिज़ीज़, क्लियर? बर्ड को एवियन मतलब क्या होता है? बर्ड, तो बर्ड फ्लू भी बोल देंगे, बोल सकते हैं? यस। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, ध्यान सुनो। क्वेश्चन क्या कन्फ्यूज़ हो गए हो तुम लोग? H5N1, H7N1 ऐसा करके आएगा, ठीक है? तो H5, H7, H9 जिसका स्टार्टिंग 5, 7, 9 है, वो बर्ड फ्लू होगा, और जिसका 1, 2, 3 है वो स्वाइन फ्लू होगा। स्वाइन मतलब कि पिग्स, ठीक है? तो तुम्हारे जो पिग्स हैं, पिग वाला, ठीक है? जिसका 1, 2, 3 वाला स्वाइन हो जाएगा, और 5, 7 ऑड नंबर देखो, 1, 2, 3 तो ये हो गया। अब 3 के बाद क्या आएगा? ऑड नंबर में 5, फिर ऑड नंबर 7 फिर 9, 5, 7, 9 क्या हो जाएगा? एवियन फ्लू। याद कर लेना, इससे एग्ज़ाम में सारे सवाल बन जाएँगे तुम्हारे। इसके लिए वैक्सीन नहीं है, स्वाइन फ्लू के लिए है। मतलब कि एवियन फ्लू मतलब बर्ड फ्लू के लिए वैक्सीन नहीं है, स्वाइन फ्लू के लिए है। ठीक है? इतनी बात क्लियर? आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए रटना क्या है, सिंपल सी बात, कि बर्ड फ्लू ये वाला लाइन, और बर्ड फ्लू वायरल है, एवियन फ्लू वायरल है। इतनी बात ध्यान रख, बर्ड फ्लू एवियन फ्लू इम्पैक्ट द बर्ड्स एंड स्वाइन फ्लू इम्पैक्ट द पिग्स। इतनी सी बात दिमाग में रखनी है, बाकी सब भूल जाओ चलेगा। क्रॉन डिज़ीज़ क्या होती है? क्रॉन डिज़ीज़ क्या होती है? इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़। बाउल मतलब क्या? कि आपका जो एक्सक्रीटा निकालते हो, व्हेन योर बॉडी टेक्स आउट योर एक्सक्रीटा, ठीक है? वो सही से लोग नहीं होता, लोग मोशन नहीं कर पाते, मोशन पास नहीं कर पाते सही से, उसको क्रॉन डिज़ीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो बाउल है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इट्स क्रॉनिक मतलब कि इट्स लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग रहता है। ठीक है? इसका कोई क्योर नहीं है, ध्यान रखना, कोई क्योर नहीं है इसका। बहुत लोग क्या करते हैं, अ, इसमें ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब डाइसेक्शन करवाते हैं, ठीक है? बड़ा सर्जरी करवा के उसको डायरेक्टली पास कराते हैं, वो खैर वो सब बात की बात समझते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द क्रॉन डिज़ीज़ व्हिच इज़, बहुत दिक्कत होती है लोग को मोशन पास करने में, देखा होगा जो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है यहाँ पे। बट इट इज़ वेरी एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मोशन ही पास नहीं हो पाता है, तो कब्ज़ हो जाती है, ठीक है? समझ गए? अब आते हैं नाइगेरिया फ्लावरी, कुछ नहीं, सिंपल सी बात, टर्म इन न्यूज़ में पूछ लेगा कि भाई है क्या ये? इट्स अ ब्रेन ईटिंग अमीबा, अमीबा है। समझ गया? अच्छा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अगेन ऐसा टर्म्स में पूछ लेगा आपसे, होता क्या है? देखो, एक एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है ऑटोमैटिक, कैसे होती है? बी सेल, टी सेल याद करो, डब्ल्यूबीसी के अंदर में होता है, लिम्फोसाइट्स में होता है, पढ़ाया था? डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट के अंदर में क्या होगा? बी सेल, टी सेल, व्हिच विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़, टी सेल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़, ये वो एंटीबॉडीज़ है। बट ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है? ये ये क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, व्हाइट ब्लड सेल है, इसके अंदर में लिम्फोसाइट, इसके अंदर में हमारा बी सेल होगा। उसको क्या करता है ये क्लोन करके आप लोग लैब में बना लेते हो। इसका फ़ायदा क्या है? नॉर्मल जो आपकी इम्यूनिटी होती है ना, वो कभी-कभी क्या होती है, हेल्दी सेल को ही मार देती है। जैसे मान लो कि कहीं पे कैंसर सेल बन रहा है, तो बॉडी कैंसर में लोग मरते क्यों हैं? क्योंकि जब कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैंसर का सेल जो होता है दैट स्टार्ट किलिंग योर हेल्दी सेल्स, क्योंकि बॉडी पागल हो गई है, आपका इम्यून सिस्टम पागल हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे बॉडी में। तो इट स्टार्ट्स टू किल द कैंसर का सेल, बट उसको समझ डिफरेंशिएट नहीं कर पाता ना यार। इट किल्स ऑल द अदर सेल मोस्टली, टिश्यू डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन फेलियर, बंदा गया। ठीक? अब इसीलिए इसका सॉल्यूशन निकला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसमें क्या है, जिस जिस आपके सेल में प्रॉब्लम है, सिर्फ़ उसको ही मारेगा, ठीक है? तो क्या होता है, कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, बाकी के सेल नहीं मरते, ठीक है? ये फ़ायदा लैब में बनाते हैं। वुड वाइड वेब एटम्स, कुछ नहीं, अगेन टर्म्स में पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ इट एंड व्हाट इज़ इट, टर्म्स में पूछेगा। वर्ल्ड वाइड वेब कुछ नहीं है, बोल रहे हैं क्या कि दुनिया में ना मिलियंस ऑफ फंजाई हैं और बैक्टीरिया है, जो कि ट्रीज़ एंड प्लांट को कनेक्ट करते हैं आपस में, उसको बोलते हैं वुड वाइड वेब, ठीक? एटम्स फॉर फूड कुछ नहीं है, इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? एफआईओ एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एग्ज़ाम में क्यों पूछ सकता है आपसे, बता रहा हूँ मैं आपको कि ना आपको लगेगा कि यार फूड में एनर्जी एजेंसी एटॉमिक वाली क्या करेगी? लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एटम्स फॉर फूड, एटम में और फूड, फूड से आ जाएगा एफएओ, एटम से आ जाएगा आईईए, ठीक है? मतलब बेसिकली करेगा क्या कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फूड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है? फूड स्टोरेज को अच्छा करेगा, ये सारा काम करेगा। खैर इट्स अ वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंग, अभी डेवलप नहीं हुआ, जस्ट आया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि है क्या, मोटा-मोटी ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा ये खत्म हो गया। बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या-क्या है, आप ध्यान रखना है इस बारे में। एग्ज़ाम में एकदम ध्यान रखना है चीज़ों को। मैं बता रहा हूँ एकदम याद करके जाना है आपको, ठीक है? एकदम नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। आपको ये पता होना चाहिए मोटा-मोटी कि रेयर डिज़ीज़ क्या है, ऑर्फिन क्या है, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस क्या है, बायोसिमिलर क्या है, मुझे सिर्फ आइडिया होना चाहिए टर्म्स इन न्यूज़ में, टर्म्स इन न्यूज़। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वायरल वगैरह है, ज़ूनोटिक है, स्मॉल पॉक्स फैमिली से बिलॉन्ग करता है।
ये 4 जो न्यूज़ हैं, एकदम पता होना चाहिए। ट्रैकोमा पता होना चाहिए, एंथ्रेक्स एक बार मोटा-मोटी देख लेना। डायबिटीज़ तो एवरग्रीन टॉपिक है, पता होना ही चाहिए आपको। ये पीवाईक्यू में ही आया हुआ है आपके। क्रॉन एक बार देख लेना, कुछ खास नहीं। और ये सारे के सारे बस एक टर्म एक बार सिर्फ़ एक बार इसको नज़र मार लेना है आपको, ठीक है? अब देखो, टीटीएस वाज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि न्यूज़ में था, इट वाज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? टीए के 3 एक बार देख लेना। बीच में वाला देखो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीडीज़ एक बार देख के जाना, एनसीडीज़ एक बार देख के जाना, ठीक है? ब्लड वाला एक बार देखना स्टैटिक के लिए, फैट वाला बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से करना, न्यूट्रिशन वाला भी एक बार देखना, एडेक वाला जो किस बीमारी से क्या हो रहा है, वो देखना बस, ठीक है? इम्यूनिटी में ज़रूर देखना बी सेल और टी सेल को, लिम्फोसाइट्स के अंदर में होते हैं और ये ज़रूर करके जाना कि जो आपके कि ये एग्ज़ाम में ना हो जाए कि दिक्कत आपको कि पूछ देना, ट्यूबरक्लोसिस वायरल है और वायरल मार के आ जाओ तुम, तो फिर तुमको सर फोड़ने का मन करेगा अपना क्योंकि इतना ईज़ी क्वेश्चन है, क्योंकि अदर पीपल वुड बी गेटिंग इट राइट, आपका कॉम्पिटिशन बगल वाले से है, बगल वाला सही करके आया है और आपने गलत किया, तो आपका क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है? ये चीज़ हो गई, अब यहाँ तक इसको रोकते हैं। अगले वीडियो में विल डिस्कस द आईटी एंड कंप्यूटर्स, ठीक है? पूरा करा दूँगा आईटी एंड कंप्यूटर्स और इसमें तो कुछ दम है नहीं। इसमें हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, पूरा हमारा साइंस एंड कंप्यूटर जाएगा, ठीक है? अगर अभी तक आपने बायोटेक नहीं देखा, स्पेस नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखो, खत्म करो। एग्ज़ाम में आपको जो हेल्प मिलेगा ना, वो आपको 25 मई को ही पता पड़ेगा, ठीक है? द काइंड ऑफ रिसर्च वी हैव डन इन मेकिंग दीज़ थिंग्स इज़ मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट गाइस।